मैं इस नदी में 3 साल से था, पर मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ की मछलियाँ असल में दूसरी दुनिया जाने वाले बड़े बड़े लोग हैं। और मैं जो कभी कभी कोई कार्प मछली खा लेता था, वो किसी बड़े इलाके का मालिक होता था। दरअसल ये एक टाइम रिवर है जहाँ से होकर हर कोई दूसरी दुनिया जाता है। इस रिवर में आते ही सब मछली बन जाते हैं। और मैं इस टाइम रिवर का मैनेजर बन गया था, पर मुझे खुद इसका कोई आइडिया नहीं था। फिर एक दिन एक लड़का ब्लू स्टार के कैजुअल कपड़े पहने एक छोटी नाव पर बैठा मेरे सामने से गुजरा। मेरी आंखें फटी रह गईं। ये तो मेरी जैसी ड्रेस है, क्या ये भी मेरी तरह आया है? मैं तुरंत उसके पीछे भागा। नाव पर बैठे उस लड़के ने देखा कि कोई इस नदी में तैर रहा है, तो वो हैरान रह गया। उसने कहा, बड़े भाई गुस्सा मत होना, मैं गलती से यहाँ आ गया हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दो। मैंने पूछा, तू कौन है, यहाँ कैसे आया? उसने कहा, मेरा नाम हन पोपाव है, एक छोटी जगह से हूँ, गलती से आ गया, माफ़ कर दो। मैंने कहा, तुझे खुद नहीं पता ये जगह क्या है, तो नाव क्यों चला रहा है, कहाँ जाना है तुझे? हन पोपाव ये तो नहीं बता सकता था कि वो दूसरी दुनिया से आया है। एक आउटसाइडर को कभी अपनी आइडेंटिटी नहीं बतानी चाहिए। उसने उल्टा मुझसे पूछा, बड़े भाई ये जगह क्या है? मैंने कहा, अरे नाव के तख्ते पर 2 वर्ड्स लिखे हैं, दिखते नहीं? उसने कहा, कहाँ? मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। हन पॉपॉ ने मेरी उंगली की डायरेक्शन में देखा, पर सच में कुछ नहीं था। उसने सर हिला दिया। ये सुनकर मेरा जवाब गिर गया। मन में सोचा, क्या सिर्फ मुझे ही दिखता है? अच्छा, तो इस नाव की डेस्टिनेशन है टियान नाम की जगह। वैसे भी मैं इस बोरिंग नदी में 3 साल से बैठा हूँ, क्यों ना इस नाव से ध्यान चलकर देखूं? मैंने कहा, हन भाई एक बात करनी थी, मैं यहाँ का गार्डियन हूँ, मेरी नाव कुछ दिन पहले टूट गई, यहाँ से शहर भी बहुत दूर है, तो मुझे थोड़ा लिफ्ट दे सकते हो? नाव से जल्दी पहुँचेंगे। हन ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, बड़े भाई आए, मेरा सौभाग्य होगा। बस दोनों नाव पर बैठ गए और नदी के बहाव के साथ आगे चलने लगे। पर अगले ही पल नाव अचानक रुक गई। मैंने कहा, हन भाई नाव क्यों रुकी, कुछ टकराया क्या? हन के दिल में भी धक्का लगा, क्योंकि ये नाव उसकी थी ही नहीं। जब उसकी आंख खुली थी तभी से वो इस नाव पर था। और सबसे बुरी बात, वो नाव से उतर भी नहीं सकता था, जैसे कोई उसे रोक रहा हो। इस आदमी का नाव पर आना भी उसे हैरान कर रहा था। तभी मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज आई, यूजर को तुरंत नाव से उतरना होगा, अभी नदी नहीं छोड़ सकते, पहले इस नदी को अपना बनाओ, फिर जाने की कोशिश करना। ये सुनकर मेरा दिल डूब गया। अरे यार, जबरदस्ती नदी का गार्डियन बना दिया क्या? तभी मुझे एक आइडिया आया। मैंने हान से कहा, हान भाई मुझे थोड़ी रिपेयरिंग आती है, तुम्हारी नाव पूरी तरह बर्बाद नहीं हुई, बस थोड़ी प्रॉब्लम है, ठीक हो सकती है, पर रिपेयर करूं तो फीस लगेगी, और साथ में टोल भी। मैंने तुम्हें बताया था ना, मैं यहाँ का गार्डियन हूँ, यहाँ से गुजरने वाली हर नाव को टोल देना होता है। हान पोपाव का मुंह खुला रह गया। अब क्रॉसिंग में भी फीस? यार, हान ने पूरी बॉडी चेक की, ऊपर नीचे हर पॉकेट, पर निकला सिर्फ एक डक नेक। उसने कहा, बस यही है मेरे पास। मुझे तब याद आया, हाँ यार, हान तो अभी अभी यहाँ आया है, उसके पास कुछ नहीं होगा, कोई पावर भी नहीं। इसलिए मैंने कहा, ठीक है, कैश नहीं है तो लोन ले लो। और मैंने उसे एक पेपर दे दिया। वो लोन एग्रीमेंट पढ़कर हान की आंखें फटी रह गईं। यार, पहले से 30 साल का होम लोन चल रहा था, अब यहाँ भी लोन। होम लोन अभी तक खत्म नहीं हुआ था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, टोल तो टोल है, यही रूल है, मुझे लगता है तुम आगे जाकर बड़े बनोगे। हन ने मेरी तरफ देखा, सोचा यार ये तो बिल्कुल मेरे लैंडलॉर्ड जैसा है। तभी उसे कॉन्ट्रैक्ट में एक लूप होल दिखा। उसने तुरंत पूछा, इसमें लिखा है वैल्यूएबल आइटम, इसका क्या मतलब है? कौन सी चीज़ वैल्यूएबल मानी जाएगी? मैंने सिंपली कहा, जो मुझे लगे वैल्यूएबल वो वैल्यूएबल। हाँ बिल्कुल कंफ्यूज हो गया, यार ये तो कोई ठग है, ये तो वाली बात है, सारे राइट्स इसके पास। मैंने थोड़ा इरिटेट होकर कहा, साइन करना है या नहीं? नहीं करोगे तो जाने नहीं दूंगा। ओके ओके, साइन करता हूँ, साइन करता हूँ। मैंने कहा, जल्दी साइन करो, उंगली काटो और ब्लड सील लगाओ, तभी ट्रस्ट होगा। हान बेचारा मान गया और ब्लड सील लगा दी। मैंने कॉन्ट्रैक्ट चेक किया, सब सही था। एक स्लाइस स्माइल आई मेरे चेहरे पर। मैंने हाथ बढ़ाया, डील पक्की। हान ने उदास होकर कहा, डील पक्की? मैंने उसे सीरियसली कहा, हान भाई वहां जाकर बैठना मत, मेहनत करना, कोई अच्छी चीज़ मिले तो यूज़ करना, पैसे बचाना, जो ज़रूरी हो वो खर्च करो, फालतू में मत उड़ाओ, ज़्यादा डेंजरस जगहों पर मत जाना, जान सबसे ज़रूरी है। और जब तुम कुछ बन जाओ तो मैं खुद आऊँगा मिलने। हान थोड़ा इरिटेट होकर बोला, शुक्रिया कंसर्न का। मन में सोचा, आएगा मतलब डेट कलेक्ट करने। हान ने सोचा, वहां पहुंचकर इस कॉन्ट्रैक्ट को मैं इग्नोर करूंगा, देखता हूं कैसे आता है। मैंने कहा, लगता है तुम वहां जाकर कॉन्ट्रैक्ट से मुकरने की सोच रहे हो? हान ने झट से कहा, नहीं, जब सेटल हो जाऊंगा पूरा पैसा लौटाऊंगा। उसने मन में सोचा, तुझे क्या लगा मैं वाकई दूंगा? प्लीज ट्रस्ट करो, हन पोपाओ कभी पैसे नहीं मारता। हान ने थोड़ी फ्लैटरी करते हुए कहा। मैं नाव से कूद गया और बोला, जाओ वहां अच्छे से रहना। जैसे ही मैं उतरा, नाव फिर चल पड़ी। हान को जाते देख मेरे मन में जलन हुई। मेरा खुद का क्रॉसिंग प्लान कहाँ गड़बड़ा गया? इसी उदासी में सिस्टम की आवाज आई, रिवर की ऑर्डर मेंटेन की, रिवर फेवर पॉइंट्स +200। सिस्टम की आवाज सुनकर मुझे एक पैटर्न समझ आया, हर दिन नदी की देखभाल करो तो 10 फेवर पॉइंट्स मिलते हैं। अभी ये पॉइंट्स लॉटरी और रिवर प्योरिटी बढ़ाने में काम आते हैं। लॉटरी में किसी भी दुनिया की चीजें निकल सकती हैं। एक पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ,
10 पॉइंट्स पर ब्रॉन्ज ड्रॉ, और जितना बड़ा ड्रॉ उतना अच्छा आइटम मिलने का चांस। नॉर्मल ड्रॉ में भी कभी कभी कोई बड़ी चीज़ निकल जाती है, पर चांसेस कम है। मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ ट्राई किया। एक वाइट बॉक्स नदी से उछलकर किनारे आया। खोला तो अंदर एक जेड सील था जिस पर लिखा था, यानी चीन डायनेस्टी की इंपीरियल जेड सील। ये देखकर मेरी आंखें चमक गईं। यार, ये तो लेजेंडरी इंपीरियल सील है। पर खुशी के बाद जल्दी ही इंटरेस्ट कम हो गया। मुझे तो ऐसी चीज़ चाहिए जिससे पावर मिले। फिलहाल इसे रख लेता हूँ। ब्लू स्टार वापस जाऊंगा तो साथ ले जाऊंगा, चाइना के लोगों के लिए कुछ तो काम आएगा। फिर मैंने 10 पॉइंट से 10 नॉर्मल ड्रॉ किए, पर रिजल्ट वैसा ही रहा। बस एक ढेर सारा जंक निकला, एक भी कल्टीवेशन मैनुअल नहीं। तभी किनारे पर एक छोटी कार्प मछली दिखी जो अटकी हुई थी। उसकी हालत देखकर मुझे दया आई और मैंने उसे वापस नदी में छोड़ दिया। उसी वक्त 5 फेवर पॉइंट्स भी मिल गए। तब मुझे समझ आया, नदी की केयर करने से पॉइंट्स बढ़ते हैं। फिर मैंने बाकी पॉइंट से रिवर प्योरिटी बढ़ाई। 100 पॉइंट्स में प्योरिटी 0.01% से 0.113% हुई। बस 0.003% की बढ़त थी, पर इसी से मेरी वाटर कंट्रोल पावर 5 छोटी एबिलिटीज़ में डिवाइड हो गई। बचे हुए 94 पॉइंट्स देखकर मैंने सोचा, चलो एक एक ट्राई करते हैं। पहले आइसोलेशन स्किल को लेवल 1 तक अपग्रेड किया। प्रोग्रेस बार देखा तो खुशी हुई। किनारे का हाथ उठाया और अगले सेकंड नदी से थोड़ा पानी ऊपर आ गया, करीब 10 बूंदें। पहले सिर्फ एक बूंद ही उठा पाता था। पहले ये स्किल बेकार लगती थी, पर अपग्रेड होती देख कॉन्फिडेंस आ गया। फिर बाकी चारों स्किल्स भी लेवल 1 तक अपग्रेड कर दी, पर उसकी ऑडियो अपग्रेड नहीं हो रही थी। पुराने मास्टर को उड़े 1000 साल हो गए, पता नहीं ऊपर कैसे होंगे। ये कहते हुए पास बैठे गोल्डन हेयर वाले ने भी आसमान की तरफ देखा। गोल्डन, तुम्हारी गोल्डन स्पिरिट फिश की बॉडी और 500 साल की ट्रेनिंग के बाद तुम अगली बाउंड्री छू सकते हो। मास्टर के पीछे पीछे ऊपर जाओ। इस वर्ल्ड में तुम्हारा कोई ओपोनेंट नहीं, ऊपर की दुनिया ही तुम्हारी असली जगह है। मास्टर की तारीफ सुनकर गोल्डन हेयर वाले ने हाथ पीछे किए और आंखों में एक चमक आई। मास्टर, ऊपर की दुनिया कैसी होगी पता नहीं, पर मास्टर के बाद तुम सबसे ज्यादा चांस वाले हो। मास्टर ने 3000 साल लगाए, पर तुमने 1000 साल में ही इस लेवल को छू लिया। मास्टर को गए 1000 साल हो गए, वो ऊपर बड़े बन गए होंगे। जब तुम जाओगे तो शायद उन्हें भी ढूंढ सको। गोल्डन हेयर वाले ने मुट्ठी कस ली और आसमान की तरफ देखते हुए बोला, मैं जरूर जाऊंगा मास्टर। पहले क्लोजिंग में जाता हूँ, जल्दी से लेवल तक पहुंचना है। कुछ 100 साल बाद जॉन्टियन सेक्ट के ऊपर काले बादल छा गए। एक गोल्डन लाइट वाला लड़का हवा में खड़ा था। सेक्ट के सभी लोग बाहर आकर उठे टेक रहे थे। सेक्ट नेता को विदाई। बूढ़े मास्टर ने अपने डिसाइपल को यहाँ तक आते देखा। उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने हाथ हिलाया, जाओ, बड़ी दुनिया में जाओ। गोल्डन हेयर वाले ने सबको ऊपर से देखा और बोला, दोस्तों मैं चला। इतना कहकर वो बादलों में घुस गया। अगले सेकंड स्पेस क्रैक बंद हो गई और सब शांत हो गया। उसी वक्त किनारे पर एक छोटी गोल्डन फिश दिखी। मैं दौड़ कर गया, उसे उठाया और नदी में आगे की तरफ फेंक दिया। उसी वक्त एक नाव धीरे धीरे आती दिखी। मैं किनारे पर गया और हाथ हिलाकर चिल्लाया, आओ पहले पैसे दो। पता नहीं दूरी ज्यादा थी या वो जानबूझकर इग्नोर कर रहा था, नाव वाला बिल्कुल नहीं हिला। ये देखकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने वाटर कंट्रोल पावर से नाव के नीचे 1 स्क्वायर मीटर पानी रोक दिया और नदी की सरफेस पर चलकर नाव की तरफ गया। पास जाकर देखा, एक खूबसूरत लड़की थी जो हैरानी से मुझे देख रही थी। मैंने रुककर पूछा, कौन हो तुम, नाम बताओ। लड़की खड़ी हुई और बोली, मेरा नाम लियू वुयान है, ब्लू स्टार से हूँ। ब्लू स्टार सुनकर मेरी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गई। यार, ये भी ट्रैवलर है क्या? पिछली बार हान पाओ था, अब ये लियू वुयान, और ये तो फीमेल लीड लगती है। पहले टोल तो लो। मैंने नाव पर लिखे 4 वर्ड्स देखे, द योंग डायनेस्टी। तो ये फीमेल लीड द योंग डायनेस्टी जाने वाली है। मेरे पास पैसे नहीं है। उसने कभी नहीं सुना था कि क्रॉसिंग में भी फीस लगती है। ये पानी पर चलने वाला आदमी शायद कोई इमॉर्टल होगा, तभी तो इसने रोका है। मुझे पता था वो यही कहेगी। मैंने डायरेक्टली पूछा, तुम एक डायनेस्टी में जा रही हो, कोई बड़ा प्लान है? लियू वुयान ने बिना सोचे जवाब दिया, रॉयल फैमिली में जाकर एम्प्रेस बनना है। ये सुनकर मैं रुक गया। यार, फीमेल लीड तो पूरी फीमेल लीड है, वहां जाकर तुम मुझे क्या दे सकती हो? इस टाइप की ट्रैवलर से कुछ मांगना मुश्किल था, पर लियू वुयान का जवाब इंटरेस्टिंग था। मेरे हस्बैंड की आधी किंगडम तुम्हें दे दूंगी। किस हक पर अपने हस्बैंड की मेहनत की आधी किंगडम मुझे दोगी? क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है। यार कमाल है। मुझे कुछ नहीं कहना। ये मेल लीड बेचारा कितनी मेहनत से किंगडम बनाएगा, मैं उसे और परेशान नहीं करूंगा। मैंने कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और टर्म्स लिखे और लियू वुयान से साइन करवाया। साथ में सीरियसली बोला, अरे एम्प्रेस मत बनना, डायरेक्टली एम्परर बन जाओ। ये कहते ही सिस्टम की आवाज़ आई, रिवर ऑर्डर मेंटेन की, फेवर पॉइंट्स प्लस 100। इस टाइम में मैं रेगुलरली रिवर पेट्रोल कर रहा था और पॉइंट्स एक 550 हो गए थे। मैंने 1400 पॉइंट से प्योरिटी 0.03% तक बढ़ा दी। बाकी 150 पॉइंट से सिल्वर लेवल 10 DRAW लगाने का प्लान था। असल में मुझे एक कल्टिवेशन मैनुअल चाहिए था, चाहे कैसा भी हो। हर बार यूजलेस जंक ही निकलता था, एक भी मैनुअल नहीं। यार कब तक यहाँ गार्डियन बना रहूंगा? मुझे ट्रस्ट था कि एक ना एक दिन मैनुअल जरूर मिलेगा। 10 DRAW खत्म होते ही अगले सेकंड दिमाग में स्टार क्लाउड ड्रैगन फॉर्मूला नाम का कल्टीवेशन मैनुअल आया।
मैंने बिना सोचे उसे लर्न कर लिया और फेवर पॉइंट से लेवल 1 तक अपग्रेड किया। 15 मिनट्स भी नहीं हुए थे कि मेरी पावर बढ़ने लगी। कल्टीवेशन लेवल डायरेक्टली पीक तक पहुंच गया। मैंने आंखें खोली, स्टार क्लाउड ड्रैगन फार्मूला चलाया और एक धमाके के साथ गोल्डन पावर हाथ से निकली और मेरे चारों तरफ फैल गई। इतनी पावर पहले कभी नहीं थी, बहुत एक्साइटिंग था। तभी किनारे पर कुछ हलचल हुई। देखा तो एक टर्टल पानी की ग्रास में फंसा हुआ था। मैंने सोचा इसे छोड़ दूं तो पॉइंट्स मिलेंगे, पर फिर सोचा सिस्टम में वाटर क्रीचर्स को कॉन्ट्रैक्ट करने का ऑप्शन है। क्या इस टर्टल को कॉन्ट्रैक्ट करने से पॉइंट्स मिलेंगे? ट्राई किया। 10 फेवर पॉइंट्स खर्च करके टर्टल को कॉन्ट्रैक्ट करें। एक गोल्डन लाइट ने टर्टल को रैप किया। कॉन्ट्रैक्ट सक्सेसफुल। कंग्रेचुलेशंस, 10 फेवर पॉइंट्स मिले। जो पॉइंट्स खर्च किए थे वो वापस आ गए। कॉन्ट्रैक्ट के बाद टर्टल ने डर से नजरें हटाकर मुझे गौर से देखा, फिर किनारे पर ही रहा, गया नहीं। मैंने उससे कहा, जाओ मेरे लिए कुछ बढ़िया मछलियां ले आओ। उसी वक्त तियानन कॉन्टिनेंट के लुओयुन सेक्ट में हान पॉपाओ को यहाँ आए 200 साल हो चुके थे। वो अब सेक्ट का नंबर 2 बन चुका था। पर रात को कभी कभी उसे एक सपना आता था, उस आदमी का जिसने उससे 200 साल पहले लोन कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था। हर बार सोचता था कितना अनरियल था वो। दरअसल जब उसकी नाव किसी जगह पहुंची तो अचानक पलट गई और वो बेहोश हो गया। होश आया तो तियानन में था। जैसे जैसे बड़ा होता गया उसने उस ब्लैक रिवर के बारे में पता करने की कोशिश की, पर कोई ट्रेस नहीं मिली। एंशिएंट बुक्स में भी कुछ नहीं था। हन पोपाओ को खुद डाउट होने लगा कि शायद वो सब एक सपना था। धीरे धीरे वो सब भूल ही गया। उस दिन हान पॉपाओ को खबर मिली कि जिक्सी की जगह पर कोई बड़ा ट्रेजर निकला है। वो अकेले ही वहां जाने की तैयारी करने लगा। सोचा शायद कुछ हिस्सा मिल जाए। उस वक्त जिक्सी के एमओसी पर बहुत सारे पावरफुल लोग जमा थे। तभी समुद्र की गहराई से एक काला पत्थर का दरवाजा धीरे धीरे ऊपर आया। उससे निकलने वाली एनर्जी इतनी तेज थी कि बड़े बड़े पावरफुल लोगों का दिल भी कांप उठा। कोई पास नहीं जा रहा था, सब दूर से ही देख रहे थे। हन पाओ पाओ भी भीड़ के पीछे खड़ा होकर उस दरवाजे को देख रहा था। तभी एक पावरफुल आदमी आसमान से उतरा और बोला, ये समुद्र हमारे गूशवन सेट का इलाका है, यहाँ बिना परमिशन आना ठीक नहीं। उसने अपनी युआन यिंग लेट स्टेज की पावर रिलीज की, जिससे सब पर प्रेशर पड़ा। तभी एक ब्लू रोब वाला मिडिल एज्ड आदमी बोला, वो फुजोनजू, ये एमओसी कब से तुम्हारे सेक्ट का हो गया? और जब ट्रेजर निकलता है तो जो केपेबल हो वो लेता है। वो जोंकोई की बियर्ड तक हिलने लगी। ये एमओसी 300 साल से हमारा है, पश्चिम की कौन सी सेक्ट नहीं जानती। अब जब ट्रेजर निकला है तो सब मुकर रहे हैं और हमारी जगह पर चले आए। वो जानता था ये सब जानबूझकर कर रहे हैं, पर अभी झगड़ा करना उसके लिए अच्छा नहीं होता। हन पोपाओ ये सब देखकर मन में हंस रहा था। उसने सिचुएशन को स्कैन किया। 2 युआन यिंग लेट स्टेज, 5 मिड स्टेज, अपने जैसे 10 अर्ली स्टेज, और बाकी नीचे के लोग तो उसकी नज़र में थे ही नहीं। अगर ट्रेजर एक ही है तो खाली हाथ जाना पड़ सकता है। युआन यिंग लेट स्टेज और अर्ली स्टेज का गैप बहुत बड़ा है, इसलिए प्लान था कि जब केओस हो तो उस वक्त क्वाइटली निकल लो। वो काला दरवाजा इतना स्केरी था कि कोई पहले जाने को तैयार नहीं था। सब एमओसी के ऊपर चुपचाप वेट कर रहे थे। माहौल बिल्कुल अजीब था। तभी अचानक दरवाजा हिलने लगा और अगले सेकंड उसके बीच से एक डार्क पर्पल लाइट निकली। सबकी नजरें उस लाइट पर टिक गईं और एक के बाद एक पावर रिलीज होने लगी। अगर कोई नहीं जाता तो मैं ले जाता हूँ। एक युआन यिंग मिड स्टेज का बुजुर्ग आगे बढ़ा। उसे देखकर बाकी भी हरकत में आ गए। बुढ़े, अभी तेरी बारी नहीं। ब्लू रोब वाले युआन यिंग लेट स्टेज ने अपना राइट हैंड एक जायंट इनविजिबल हैंड में बदल दिया और बुजुर्ग की तरफ झपटा। जैसे ही वो लाइट लेने वाला था, उस हैंड ने उसे ढक लिया और समुद्र में धकेल दिया। हजारों लहरें उठ गईं। पर यह देखकर बाकी लोग डरे नहीं, बल्कि और जोश में आ गए। ब्लू रोब वाले के डिस्ट्रैक्ट होते ही दर्जनों लोग चारों तरफ से उस लाइट की तरफ लपके। ब्लू रोब वाले ने पूरी पावर रिलीज की और सबको एक झटके में उड़ा दिया। युआन यिंग लेट स्टेज का गैप साफ दिखने लगा। जब वो जीतने ही वाला था, एक सोर्ड लाइट आसमान से आई और उसे पीछे हटना पड़ा। वो जोंकोई भी युआन यिंग लेट स्टेज था। वो वे गुआंग को अपनी आंखों के सामने ट्रेजर लेने देता कैसे? वे गुआंग ने बैलेंस बनाया, हाथ उठाया और एक सिल्वर स्पीयर निकाला। उससे निकली टेरिफाइंग लाइट। वो जोंकोई की तरफ बढ़ी। बाकी युआन यिंग प्रैक्टिशनर्स भी आपस में लड़ने लगे। पूरा एमओसी केओस में था। हान पोपाओ हाथ बांधे सब देख रहा था। वो बड़ा युआन कल्टीवेटर था, पर लड़ रहा नहीं था। टाइमिंग अभी सही नहीं थी। एक ही ट्रेजर है तो कॉशियस रहना होगा। मिले तो ले लो, न मिले तो जान मत लगाओ। युआन यिंग लेवल की फाइट में पूरा एमओसी हिलने लगा। समुद्र के वाटर क्रीचर्स भाग खड़े हुए। थोड़ी देर में फाइट पूरी तरह उन दोनों युआन यिंग लेट स्टेज वालों के बीच हो गई। सैकड़ों राउंड्स के बाद दोनों का चेहरा पेल हो गया। मुंह से ब्लड आ रही थी। ये देखकर हान पाओपाओ की आंखें चमक उठीं। अब उसका टाइम था। वो पूरे फील्ड में अकेला था जो फ्रेश था, कौन उसे रोकता? और जैसे ही वो मूव करने वाला था, आसमान से एक डिवाइन थंडर आया। कब से पता नहीं, पूरे एरिया में काले बादल छा गए थे और उनमें लाइटनिंग कड़क रही थी। और ये सेकंड एक ब्लैक ड्रैगन जैसी जायंट क्रीचर बादलों से निकली और हवा में रुक गई। उसे देखते ही पूरा फील्ड ठहर गया। सबके चेहरे पर डर था। बस एक नजर मिलते ही कई युआन यिंग अर्ली स्टेज वाले बेकाबू होकर कांपने लगे। हन पाओपाओ की आंखें फटी रह गईं। वो वहीं जम गया। वो जोंक्वी और वे गुआंग जो उस क्रीचर के सबसे पास थे, उनका भी ब्लड उलट गया। अंदर से सब कुछ कांप रहा था। ये कौन सा क्रीचर है? हन पोपाओ मन में हैरान था।
इतनी पावरफुल एनर्जी उसने कभी नहीं देखी थी। अपनी युआन यिंग की पावर इसके सामने कीड़े जैसी लग रही थी। भागने की सोची पर बॉडी हिल नहीं रही थी। वो क्रीचर इन सब की परवाह किए बिना अपना मुंह खोला और स्टोन डोर की लाइट को एक बार में निकल गया। फिर ऊपर उड़ा और आसमान में गायब हो गया। अगले सेकंड सब शांत हो गया, जैसे वो क्रीचर कभी था ही नहीं। ट्रेजर जा चुका था। वो स्टोन डोर भी चूर चूर हो गया। सी सरफेस वापस नॉर्मल हो गई। सब अभी भी शॉक में थे। किसी की समझ नहीं आ रहा था कि उस क्रीचर का लेवल क्या था। दूसरी तरफ मैं आफ्टरनून नैप ले रहा था कि अचानक एक मेंटल सिग्नल आया। चेयर से उठकर रिवर बैंक पर गया। देखा छोटा क्यूचू पूंछ हिला रहा है और मुंह फूला हुआ है, जैसे कुछ दबा रखा हो। मुझे पास आते देख उसने मुंह खोल दिया। ये क्या है? उसने एक काली आयरन बॉल उगली, बिल्कुल बचपन वाली मार्बल जैसी, पर आयरन की बनी। ये ट्रेजर है? तूने नदी से कोई रैंडम आयरन पीस उठाया क्या मुझे देने के लिए? मैंने वो आयरन बॉल किनारे फेंक दी। सन, ऐसा कर, कुछ खाने वाली वैल्यूएबल मछली ला दे। चूचू ने समझदार बच्चे की तरह सर हिलाया और वापस पानी में घुस गया। तभी सिस्टम ने बताया, फेवर पॉइंट्स +5। ये सुनकर मैं हल्का मुस्कुरा दिया। चूचू की इंटेलिजेंस ज्यादा नहीं है, पर वाटर क्रीचर को कॉन्ट्रैक्ट करना सही डिसीजन था। थोड़ी देर में रिवर से फिर मेंटल सिग्नल आया। मैं गया तो चूचू वापस आ गया था। इस बार उसने एक सिल्वर व्हाइट ड्रैगन फिश उगली। वाह, कितनी ब्यूटीफुल है। मैंने उठाकर देखा, कलर बहुत अट्रैक्टिव था और गोल्डन आइज में सिल्वर व्हाइट लाइट रिफ्लेक्ट हो रही थी। अच्छा काम किया, ये सच में वैल्यूएबल फिश है। जा और लेकर आ। तारीफ सुनकर क्यूचो खुश हो गया, पानी में सर्कल्स बनाने लगा, फिर वापस चला गया। मैंने वो ड्रैगन फिश रोस्ट करके खा ली। पता नहीं क्यों 1 पाउंड मछली खाकर ऐसा लगा जैसे कुछ ग्रो हो गया। ची रिफाइनिंग पीक लेवल पर 1 पाउंड तो कुछ भी नहीं, 100 पाउंड बीफ भी नॉर्मल है। फिर नींद आ गई और मैं रिवर बैंक के पत्थरों पर सो गया। सपने में लगा जैसे बॉडी में कुछ बदल रहा है। जब आंखें खुली तो फील हुआ कुछ अलग है, एक अजीब क्लैरिटी थी। सिस्टम अपडेट, कल्टीवेशन लेवल जू जी 8th लेयर, वाटर कंट्रोल डिवाइन पावर, स्विमिंग मास्टरी, कल्टीवेशन मैनुअल, स्टार क्लाउड ड्रैगन फॉर्मूला, वाटर बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट, वो क्यू ड्रैगन। लगता है वो सिल्वर ड्रैगन फिश पहली बार खाई कार्प से भी ज्यादा वैल्यूएबल थी। सच में बड़ी वैल्यूएबल फिश निकली। पर फिर एक चीज अटकी, वो क्यू ड्रैगन, ये क्या है? कहीं क्यू च्यू तो नहीं है? उसी दिन रिवर बैंक पर फिर हलचल हुई। गया तो देखा च्यू च्यू पूरे इंजर्ड था, आंखें रेड थीं, ब्लड के ट्रेसेस भी थे। मैं वरी हो गया। यार, तूने किससे झगड़ा किया? छोटा सा है तू, बड़ी मछलियों से पंगा मत ले। तभी क्यूचो ने मुंह खोला और एक स्मूथ राउंड पिल उगली। मैंने दबाकर देखा, मीट जैसी फील थी। ये कहाँ से लाया? ये एक छोटी मीट बॉल थी, हाथ में रखी तो गरम गरम लगी। नहीं पता क्यूचो इसे कहाँ से लाया, पर उसकी इंजरीज देखकर लगा किसी बड़े वाटर क्रीचर से छीन कर लाया होगा बेचारा। सिस्टम ने पूछा, 2 फेवर पॉइंट्स खर्च करके क्यूचो को हील करें? हाँ, यूज करो, बिल्कुल यूज करो। सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं, मेरे हीरो का ट्रीटमेंट करो। हीलिंग सक्सेसफुल। 1 सेकंड पहले घायल क्यूच्यू अब बिल्कुल ठीक था। वो ग्रेटफुल होकर मेरे पैरों के चारों तरफ सर्कल्स बनाने लगा। इस हीरो को रिवॉर्ड देना तो बनता था। मैंने लॉटरी से मिली वाइल्ड ब्लू क्रूसियन फिश निकाली, मिक्स करके एक बॉल बनाई और क्यूच्यू के सामने रख दी। क्यूच्यू पास आया, सूंघा, फिर पीछे हटा, फिर सूंघा, जैसे टेस्ट कर रहा हो। मुझे लगा शायद मेरा इल्यूजन है, पर क्यूच्यू के चेहरे पर साफ डिस्गस्टेड एक्सप्रेशन था। यार, इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये तो बढ़िया चीज़ है। इसी से मैं 10 से ज़्यादा गोल्डन फिश पकड़ सकता था, वो सब तुझे दे दिया। तुझसे अच्छा और कौन है मेरा? खाएगा नहीं क्या? मैंने ज़रा तेज़ आवाज़ में पूछा। ये सुनते ही क्यूचू ने एक ही बार में वो पूरी बॉल मुंह में खींच ली। मैं सेटिस्फाइड हो गया। यही तो चाहिए। जा खेल, कोई ट्रेजर मिले तो ले आ, नहीं तो एंजॉय कर। क्यूचू के बाद मैं सोचने लगा कि क्या कुछ और वाटर क्रीचर्स भी कॉन्ट्रैक्ट करने चाहिए। इस नदी में कुछ तो स्पेशल है। 2 मछलियां खाकर लेवल इतना फास्ट बढ़ा, और ट्रैवलर्स भी यहाँ बहुत आते हैं। क्या ये ट्रैवलर्स का बर्थ पॉइंट है? पर बाकी ट्रैवलर्स तो यहाँ से निकल जाते हैं, मैं ही यहाँ क्यों स्टक हूँ? खैर, ज़्यादा सोचने से क्या फ़ायदा। पहले फेवर पॉइंट्स इकट्ठे करो, इस नदी को रिफाइन करो, बाकी बाद में देखेंगे। मैं रिवर पेट्रोल करने लगा। चलते चलते एक जगह नदी में एक बड़ा वर्लपूल दिखा, जो पानी को हिला रहा था। कल तो नहीं था, आज कहाँ से आया? कुछ अच्छा नहीं लग रहा। इतना बड़ा एबनॉर्मल वर्लपूल है, कोई इसमें गिर जाए तो? मैंने डिसाइड किया इसे ठीक करना है। बिना सोचे पानी में कूद गया और वर्लपूल की तरफ तैरने लगा। जितना पास गया उतना पुल बढ़ता गया, जैसे बॉडी को खींच के तोड़ देगा। मैं रुक गया। जूजी 8th लेयर का हूं, पर यह वर्लपूल बहुत वियर्ड है, केयरफुल रहना होगा। मैं और नीचे गया, रिवर बेड में कोई क्रैक है क्या चेक करने, पर 10 मीटर नीचे जाते ही पूरी बॉडी गंदी लगने लगी, जैसे टूट जाएगी। वापस किनारे आ गया। उस वर्लपूल को देखकर कुछ याद आया। वाटर बाउंड्री स्टॉप वाली पावर यूज की और उस वर्लपूल को पूरी तरह कवर कर दिया। मैंने उसे फोर्स से रोकने की कोशिश की। अगले सेकंड वर्लपूल सच में शांत हो गया। सिस्टम, वर्लपूल रिपेयर किया, रिवर ऑर्डर मेंटेन की, फेवर पॉइंट्स +3000। ये सुनकर मेरा दिमाग हिल गया। क्या 3000 पॉइंट्स? सुना सही। पहले कभी 2-5 पॉइंट्स मिलते थे, एक बार में 3000। यार, एक वर्लपूल ठीक करने से इतना मिला?
मन में गैम्बलिंग करने की इच्छा उठी, पर रोका। पहले ये 3,000 पॉइंट्स रिवर प्योरिटी में लगाते हैं। 3,000 पॉइंट्स खर्च। रिवर प्योरिटी 0.03% से 0.06% हुई। 0.1% तक पहुंचने के लिए बस 4,000 पॉइंट्स और चाहिए। वर्लपूल, वर्लपूल, मुझे भी वर्लपूल चाहिए। मैं रिवर बैंक पर और वर्लपूल ढूंढने निकल पड़ा, पर पूरा चक्कर लगाया, कुछ नहीं मिला। पर मुझे नहीं पता था इससे काम से किसी दूर की दुनिया पर कितना बड़ा असर पड़ा। उस वक्त स्टार मून कॉन्टिनेंट में एक सूरज जैसी जगह पर एक ब्लैक हेड आदमी टूटे हुए क्रिम्सन सन प्लेटफॉर्म पर बैठकर रो रहा था। वो नीचे स्टार मून कॉन्टिनेंट को देख रहा था। वो एक बीस्ट टेमर था। उसके साथ जो था हर बार उसके लिए रीइंकारनेट होता था। अब वो एक नई रीइंकारनेशन में दूसरी टाइमलाइन में चला गया था। वो जानता था ये एक एंडलेस साइकिल है जो 10,000 साल से चल रही है। वो टाइम लूप में फंसा था और धीरे धीरे खत्म होने वाला था। उसकी बस एक उम्मीद थी, किसी एक रीइंकारनेशन में कोई इस लूप को तोड़ दे और ये ट्रेजेडी खत्म हो। तभी अचानक उसने सर उठाया। सारी सीन्स बदल रही थी, पीछे जा रही थी। टाइम उस दिन तक लौट गया जब उसने अपने कंपेनियन का नाम रखा था। मैं तो यहाँ फंसा था। टाइम रिवर्स कैसे हुआ? क्या लूप टूट गया? उसने सामने अपने कंपेनियन को देखा। उसने ज्यादा नहीं सोचा, मिल गया था जो खो गया था। उसने उसे कस के पकड़ लिया। डर था कि छोड़ा तो फिर चला जाएगा। उसने आसमान की तरफ देखकर धीरे से कहा, क्या मेरी दुआएं सुन ली गई? रिवर बैंक पर पेट्रोल करते हुए मुझे अचानक छींक आई। कौन है जो मुझे याद कर रहा है? तभी रिवर पर कुछ हलचल महसूस हुई। देखा तो एक फेमिलियर छोटी नाव फिर आ गई। एक और ट्रैवलर है क्या? मैं एक्साइटेड होकर नाव की तरफ बढ़ा। नाव पर खड़े शाहूओं ने अचानक एक आदमी को आते देखा तो घबरा गया। उसने हाथ जोड़े। बड़े भाई, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था, डिस्टर्ब करने का इरादा नहीं था, माफ करना। मैंने उस साफ सुथरे लड़के को ऊपर नीचे देखा। बिल्कुल प्रोटैगनिस्ट जैसा लग रहा था। नाव पे लिखा था दूजी कॉन्टिनेंट। तो ये भी ट्रैवलर है। यहाँ जितने भी आए सब ट्रैवलर्स ही निकले। क्या ये सच में ट्रैवलर्स का बोथ पॉइंट है? शियाओ हुओ का सरनेम शियाओ है। इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? शियाओ हुओ ने कंफ्यूज होकर पूछा। अरे नहीं नहीं, बस ऐसे ही। मैं यहाँ गार्ड हूँ, आने जाने वाले हर इंसान का रिकॉर्ड रखता हूँ। बस यही सोच रहा था कि शियाओ जैसे सरनेम ज़्यादातर उन्हीं लोगों के होते हैं जो दूसरी दुनिया से आते हैं। दूसरी दुनिया से? तुम भी वैसे ही हो क्या? उसने सीधे पूछ लिया। भले ही नहीं भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनते ही श्याओ हु की आंखें फटी रह गईं। दिल जोर से धड़का और वो उस आदमी को एकदम अलग नजरों से देखने लगी। एक नज़र में पकड़ लिया कि मैं दूसरी दुनिया से हूँ। सच में। श्याओ हो वो घर से निकली। एक झोंका लगा। आंख खुली तो यहाँ थी। जाहिर है ये कोई दूसरी दुनिया थी। लेकिन ये रहस्यमय आदमी एक नज़र में सब भाप गया। क्या हर कोई यहाँ इतना तेज होता है? तुमने कैसे पहचाना? श्याओ हु वो से रहा नहीं गया। अरे बस गैस किया, एक शॉट मारा और तुम सामने आ गए। यार ये कोई नॉर्मल इंसान की सोच है? कौन मिलते ही पूछता है तुम दूसरी दुनिया से हो क्या? क्या ये इतनी कॉमन बात है? खैर मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी। हाँ, मैं इस दुनिया की नहीं हूँ, लेकिन मेरा कोई बुरा इरादा नहीं। बस यहाँ से सेफली निकलना चाहती हूँ। जब पकड़ी ही गई तो ड्रामा क्यों करना? ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ से जाना है तो टोल तो देना पड़ेगा। मैंने एकदम सीरियस होकर कहा। अरे टोल भी? शिया हो ने पूरी बॉडी चेक की। कुछ नहीं था। अभी तो बस आई हूँ, कुछ लाई ही नहीं। हाँ मुझे पता था, इसीलिए पहले से तैयार करके रखा था। ये लो, देखो ध्यान से और साइन कर दो। ये लोन है। शियाओ हुआ का मुंह खुला रहेगा, जैसे कुछ अजीब सपना देख रहे हो। क्या प्रॉब्लम है? मैंने पूछा। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं साइन करती हूँ। ये कहते हुए उसने उंगली काटी और अपना अंगूठा लगा दिया। मुझे थोड़ी हैरानी हुई, इतनी आसानी से मान गई। मैंने कॉन्ट्रैक्ट चेक किया, सब सही था, फिर हाथ बढ़ाया। काम करते हैं साथ में। उसने भी हाथ मिला लिया। लोग कहते हैं ना, दूसरी दुनिया से आए लोग बड़े एटीट्यूड वाले होते हैं, लेकिन ये श्याओ हुआ वो तो बिल्कुल काम और सीधी है। ऐसे लोगों से दोस्ती करनी चाहिए। रास्ता दे दिया उसे, जाओ उस तरफ से जाओ, अच्छे से सेटल हो जाओ, आगे मिलेंगे। मैंने हंसते हुए हाथ हिलाया और उसे जाते देखा। मन में उसका नाम नोट कर लिया। श्याओ हुआ दूसरी दुनिया से आई। बधाई हो, रिवर की सिक्योरिटी मेंटेन करने पर एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिला, 800 फेवर पॉइंट्स। अरे वाह, 800 पॉइंट्स, यही तो चाहिए। ऐसे समझदार लोग और आए, 1,000 2,000 आए तो ये नदी जो मुझे रोके हुए है उसे तोड़ा जा सकता है। शियाओ हुओ को विदा करके मैं फिर से पेट्रोल पर निकल गया। तभी अचानक छोटी कयू का इमरजेंसी सिग्नल आया। मैं तुरंत मुड़ा और उस सिग्नल को फॉलो करते हुए एक छोटे से तालाब तक पहुंचा। पानी के अंदर देखा तो छोटी कयू एक मोटी सांप से जकड़ी हुई थी, कलाई जितनी मोटी। सांप उसे निगलने ही वाला था कि मैंने जोर से आवाज लगाई और तालाब में कूद गया। सांप को पकड़कर खींचा, की को बाहर निकाला, लेकिन तभी उस सांप ने अपनी पूरी ताकत लगाई और मेरे दाहिने हाथ को चारों तरफ से जकड़ लिया। हड्डियां चरमरा रही थीं। मैंने अपनी शक्ति को दाहिने हाथ में केंद्रित किया और बाएं हाथ से सांप के सिर पर एक जोरदार घुसा मारा। धमाक! एक ही मार में सांप शांत हो गया। उसी वक्त किसी और दुनिया में एक बड़ा अजगर था जो वहां के समुद्र में था। अचानक एक अदृश्य हाथ ने उसे वहां से खींच लिया। समुद्र शांत हो गया। पास खड़े लोग डरे हुए थे। वो हाथ क्या था? यहां से निकलते हैं जल्दी। थोड़ी देर बाद मैंने सांप को काटा और उसका एक बड़ा टुकड़ा लेकर किनारे आया। छोटी कीट को तालाब के किनारे घायल पड़ी थी। मैंने वो सांप का मांस पानी में फेंका।
ले, तेरा बदला हो गया। ये तेरी जीत का हिस्सा है। हाँ कि क्यों। पहले थोड़ा रुकी, फिर एक ही झटके में सब खा गई। देखते ही देखते उसके जख्म भरने लगे। मेरी आंखें चमक उठीं। यह सांप भी एक मैजिकल सांप था। आगे से जो भी तुझे तंग करे उसे किनारे तक लिया, मैं निपटा दूंगा। की खुशी से गोल गोल घूमने लगी, जैसे कोई सहारा मिल गया हो। वापस घर आया, बाकी का मांस पैक किया और एक ही बार में सब खा गया। फिर अपनी पुरानी कुर्सी पर वापस आया और दोपहर की नींद लेने लगा। लेकिन सोते सोते लगा जैसे पूरा बॉडी जल रहा है, जैसे कुछ हो गया हो। मैं तुरंत उठा। अगले ही पल पेट के अंदर से एक तेज एनर्जी फूटी और पूरे शरीर में फैलने लगी। समझ गया, ये उस सांप के मांस का असर है। बैठ गया, ध्यान लगाया। 3 दिन बाद उठा और मेरी पावर सीधे गोल्डन कोर की हाईएस्ट स्टेज पर पहुंच गई। अजीब ताकत थी पूरे बॉडी में। एक सांप के मांस ने इतना कर दिया। वो सांप था क्या आखिर? अगले 1 महीने तक छोटी क्रियो पता नहीं कहाँ गायब रही। मुझे भी ज्यादा चिंता नहीं थी, शायद उसका भी अपना घर परिवार हो। इस महीने मेरी किस्मत ठीक रही। रोज बाहर निकलता तो छोटी मछलियां, झींगे, केकड़े मिल जाते। रोज 100 से ज्यादा फेवर पॉइंट्स आते। महीने भर में 3,000 से ज्यादा पॉइंट्स जमा हो गए। फिर मैंने 4,000 पॉइंट्स लगाकर नदी से अपनी कनेक्शन 0.1% बढ़ा दी। थोड़ा और जुड़ाव महसूस हुआ। फिर बाकी स्किल्स को भी मैक्स तक अपग्रेड किया और थका हारा लेट गया। छोटी की याद आई, काफी दिन हो गए कहीं कुछ होता नहीं गया। एक दिन दोपहर की नींद में था। आधी नींद में नदी के ऊपर कुछ हलचल सुनाई दी। ध्यान से देखा तो एक इंसान नदी के ऊपर चल रहा था। मेरी नींद तुरंत उड़ गई। मैं उठा और पानी पर चलते हुए उसकी तरफ बढ़ा। ली कि ये नदी के बहाव की उल्टी दिशा में चल रहा था, पानी पर कदम रखते हुए। चारों तरफ नजर घुमा रहा था, बहुत अलर्ट था। तभी उसे सामने से पानी की आवाज सुनाई दी। उसने ऊपर देखा तो एक आदमी पानी पर चलता हुआ उसके सामने आ गया, बिल्कुल आराम से, जैसे जमीन पर चल रहा हो। ये देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। तुम कौन हो? ये सुनकर मुझे हंसी आई। भाई तू मेरे इलाके में घुस आया और पूछ रहा है मैं कौन हूँ? बिना बताए मेरे इलाके में घुस आए और बस चुपचाप निकलने की सोच रहे थे? ये सुनकर ली की को जैसे कोई अजीब बात सुनाई दी। उसके चेहरे पर हैरानी आ गई। तुम्हारा इलाका? यह नदी तुम्हारी है? हाँ, कोई प्रॉब्लम है? मैंने थोड़ा आईब्रो उठाया। उस आदमी की एनर्जी बहुत अजीब थी। ये कोई नया आया इंसान नहीं लग रहा था, ये तो यहाँ का पुराना कल्टीवेटर लग रहा है। इसकी पावर मुझे दिख नहीं रही, यानी बहुत ऊंची है। कोई प्रॉब्लम नहीं। ली किए भी चुपचाप मुझे ऑब्जर्व कर रहा था। उसे याद नहीं था कि इतनी कम पावर का कोई इंसान कितने सालों से नहीं देखा। गोल्डन कोर लेवल, वो तो लगभग भूल ही गया था ये स्टेज होती भी है। लेकिन वो इस आदमी को साधारण नहीं मान सकता था, जो टाइम की इस नदी पर चल रहा है। मैंने देखा उसका एक्सप्रेशन थोड़ा अर्जेंट था। पूछा, कहाँ जाना है? अपनी भेड़ ढूंढने। ली कई ने सीधे बोल दिया। भेड़? यहाँ नदी पर भेड़ ढूंढने आए हो? मुझे लगा ये बंदा किसी मेंटल हॉस्पिटल से भागा है। दूसरों की भेड़ यहाँ नहीं होती, लेकिन मेरी भेड़ की बात अलग है। तुम्हें जो भी ढूंढना ढूंढो, लेकिन यहाँ से जाना है तो टोल देना होगा। मैं इस नदी का गार्ड हूँ, मेरे रहते यहाँ कोई मनमानी नहीं करेगा। लीकी के दिल में एक झटका लगा, क्योंकि वो इस आदमी को किसी भी एंगल से पढ़ नहीं पा रहा था। इसका सिर्फ एक मतलब था, ये उससे कहीं ऊंचे लेवल पर है। तभी लीकी ने एटीट्यूड छोड़ा और मुस्कुराया। क्या तुमने मेरा नाम सुना है? लीकी, थोड़ा फेस तो दे दो। लीकी ये हाईएस्ट लेवल तक पहुंच चुका था। ये टाइम की नदी वो पहले भी पार कर चुका था। बाद में उसने अपनी भीड़ को ढूंढने के लिए कई दुनियाओं के चक्कर लगाए। उसका नाम हर जगह जाना पहचाना था। पहले कभी यहाँ कोई गार्ड नहीं था। अचानक ये कहाँ से आ गया? मुझे तो ये बंदा ड्रामा कर रहा लग रहा था। लीके, नहीं सुना? भाई यहाँ फ्लैटरी काम नहीं करती, बस थोड़ा सा टोल दे दो, ज़्यादा नहीं मांग रहा। कुछ स्नैक्स, कोई एक अच्छी चीज़, या बस एक बार खाना खिला दो, इतना तो होना ही चाहिए। इतनी सीधी और थोड़ी तेज़ बात सुनकर ली का ये थोड़ा हिल गया। कितने सालों बाद किसी ने उससे इस टोन में बात की थी। पुराना वो होता तो एक थप्पड़ लगा देता, लेकिन अब वो डर रहा था, क्योंकि ये आदमी पूरा मिस्ट्री था। कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा था। टोल कितना देना होगा? काफी सोचने के बाद ली की ने डिसाइड किया रिस्क नहीं लेना। अगर हार गया तो नुकसान बहुत बड़ा होगा। टाइम की नदी में मरे तो बॉडी किस दुनिया में किस टाइम में जाए पता नहीं, इसलिए झुकना ही सही है। टाइम की नदी पर लूटपाट पूरी दुनिया में कौन कर सकता है? ये ली कए जैसा बड़ा कल्टीवेटर भी यहाँ से सावधानी से गुजरता था। ज्यादा देर नहीं रुकता था, नहीं तो कर्मा का असर होता है। मैंने कहा, मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ, सब कुछ नहीं मांग रहा, लेकिन कुछ तो देना होगा। ली का ये सोचने लगा, बड़ा नुकसान तो होगा ही। अब भेड़ की लोकेशन मिल गई थी, अगर फिर मिस हुई तो अगली बार पता नहीं कब मिलती, इसलिए वक्त बर्बाद नहीं करना था। सोचकर उसने आस्तीन से एक चीज निकाली और मेरी तरफ बढ़ाई। ये लो, प्लीज इसे छोटा मत समझना, ये मेरी बहुत कीमती चीज है। मैंने देखा एक लोहे का टुकड़ा था। मेरा चेहरा एकदम उतर गया। ये क्या है? मैंने कहा, ढंग की चीज देना। और तुम लाए लोहे का कबाड़? मैं भिखारी लगता हूं तुम्हें? ली की ये को एकदम शौक लगा। ये काफी नहीं, ये तो दूसरी दुनिया की कोर फ्रैगमेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट वाली। इसके लिए वो कई बार जान की बाजी लगा चुका था, कई बड़े लोगों से भागना पड़ा था। फिर भी ये इनफ नहीं? कितना हाई स्टैंडर्ड है इसका। ली कई ने सोचा, आज तो बड़ा नुकसान होकर ही रहेगा। रुको, पूरी बात सुनो। फिर उसने अपना दाहिना हाथ अपनी छाती में घुसाया और एक सुनहरा दिल निकालकर मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैं एकदम चौंक गया। भाई, मैंने बस थोड़ी अच्छी चीज मांगी थी,
तुमने दिल ही निकाल लिया, और निकालने के बाद भी कुछ नहीं हुआ? ये कोई डार्क मैजिक तो नहीं? 2 दिल हैं इसके? मुझे अभी भी कल्टीवेशन की ज्यादा जानकारी नहीं थी, ये सब नया था मेरे लिए। लीकी ने कहा, यह दिल उसने 1000 साल में तैयार किया था। इसमें ड्रैगन का हार्ट, कई तरह की पावर्स मिली हुई थी। उसके लेवल पर दिल के बिना कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं, बस नया बनाने में फिर 1000 साल लगेंगे। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, यह तुम्हारा दिल है, सच में कुछ नहीं होगा? नहीं होगा, ये कोई साधारण चीज नहीं है। भले ही शायद तुम्हारे काम की ना हो, लेकिन मैंने काफी टाइम लगाया है इसमें। तुमने खुद बनाया है? मुझे जैसे कुछ समझ आया। ठीक है, मान लिया, जाओ। मैंने ली केई को रास्ता दे दिया। शुक्रिया। ली केई के चेहरे पर चैन आया। अगर वो और ना मानता तो फोर्स करना पड़ता। अरे हाँ, तुम्हारी भेड़ कहाँ खोई है? चाहो तो मैं हेल्प कर दूं? टोल मिला तो दिल भी खुश हो गया। मैंने पूछा, शुक्रिया, लेकिन मुझे ट्रेस मिल गई है, मैं खुद ढूंढ लूंगा। ली केई ने ज्यादा डिटेल देना अवॉइड किया। उस भेड़ का सीक्रेट उसकी डेस्टिनी से जुड़ा था। अच्छा ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, जल्दी मिले तुम्हारी भेड़। मैंने ज्यादा नहीं पूछा। हालांकि नदी पर भेड़ ढूंढना अजीब लग रहा था। शायद वाटर शीप हो, इस दुनिया में पानी पर रहने वाली भेड़ हो तो कोई बड़ी बात नहीं। ली किए धीरे धीरे ऊपर की तरफ चलने लगा। मैंने देखा वो काफी स्लो चल रहा है। सोचा थोड़ी मदद करते हैं। मैंने उसके पैरों के नीचे का पानी तेजी से आगे बहाना शुरू किया। ली किए को अचानक लगा पानी खुद उससे आगे ले जा रहा है। पीछे मुड़कर देखा, वो इंसान उसकी हेल्प कर रहा था। उसके मन में जो भी शक था वो पल भर में गायब हो गया। टाइम की नदी का फ्लो कंट्रोल करना, ये तो एकदम टॉप लेवल है। कुछ ही देर में वो नदी के मोड़ पर जाकर गायब हो गया। बाद में ली के को ख्याल आया, यार मुझे उनसे और बात करनी चाहिए थी। उनका नाम तक नहीं पूछा, उल्टे खुद अपना नाम बताकर फेस देने की कोशिश की। अब सोचकर शर्म आ रही है। जो टाइम की नदी पर आराम से चलते हैं और उसका फ्लो कंट्रोल करते हैं, उन्हें किसी के नाम से क्या फर्क पड़ेगा? नदी की सिक्योरिटी मेंटेन हुई। 1000 फेवर पॉइंट्स मिले। मेरे मुंह पर हंसी आ गई। ऐसे और लोग आए ली की जैसे, पॉइंट्स भी मिलते हैं, टोल भी। गार्ड हूँ, टोल लेना तो बनता ही है। वापस आया, पहले उस लोहे के टुकड़े को उठाया, इधर उधर से घुमाया, कुछ समझ नहीं आया। कबाड़ी लगता है, घर के अंदर फेंक दिया। फिर नजर उस सुनहरे दिल पर गई। हाथ में उठाया, काफी वेट था, 1000 किलो तो होगा। अरे यार, ये पूछना तो भूल ही गया कि इसे यूज क्या करते हैं। देखने में तो बस एक गोल्डन हार्ट है। सोचा क्यों ना सीधे खा ही लूं। ये सोचते हुए मैंने मुंह खोला। मैंने एक झटके में उस दिल को निगल लिया, लेकिन वो पेट तक नहीं गया, सीने में ही फंस कर रुक गया। मैं वहीं बैठकर ध्यान लगाने लगा, सीने में फंसे उस दिल को अपने भीतर समाने की कोशिश करने लगा। लेकिन जो हुआ उसने मुझे चौंका दिया। जैसे ही मेरे शरीर की शक्ति उस दिल से टकराई, वो दिल बिजली की तरह सीधे मेरे सीने के अंदर दाहिनी तरफ जा बैठा, और अगले ही पल उससे ढेरों बारीक नसें निकलकर मेरे शरीर से जुड़ने लगी। ये सब होने में पूरा एक दिन और एक रात लग गई, और इस दौरान मेरा पूरा शरीर खून जैसी गर्म लहरों में डूबा रहा। जैसे ही दिल की नसें जुड़ी, मेरी शक्ति एक झटके में आसमान छूने लगी। सूजी पहला स्तर, दूसरा स्तर, तीसरा स्तर, और सीधा सूजी के सबसे ऊंचे मुकाम तक पहुंचकर रुकी। मेरा शरीर भी 100 गुना मजबूत हो गया, और मेरी पूरी रौनक ही बदल गई, जैसे नया जन्म मिल गया हो। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि मैं उस सुनहरे दिल का बस एक बहुत छोटा हिस्सा ही अपने भीतर समा पाया था। शायद 0.1% भी नहीं। और सिर्फ इतने से ही मेरी शक्ति इतनी बढ़ गई थी। अगर पूरा दिल समा जाए तो पता नहीं कितना बड़ा मुकाम मिलेगा। लीची ये को भेजने के बाद नदी का आशीर्वाद अंक भी बढ़कर 150 हो गया था। सिस्टम में इतने अंक देखकर मन बेचैन हो गया। सब्र नहीं हुआ तो मैंने तय किया, एक बड़ा दांव खेलते हैं, 1000 अंक लगाकर सुनहरी लॉटरी निकालते हैं। और अगले ही पल एक आवाज ने मुझे खुशी से उछाल दिया, मालिक को मिल गई है सर्वोच्च विद्या। आवाज खत्म होते ही मेरे दिमाग में सैकड़ों सुनहरी रोशनी बिखेरते पुराने अक्षर उभर आए, जिनमें छिपी थी एक बेमिसाल किस्मत। ये विद्या तो छिंग्युन ड्रैगन विद्या से भी कहीं ऊंची थी। सिर्फ 1000 अंक में मिल गई एक सुनहरी लीजेंडरी विद्या। विद्या मिलते ही मैंने सीधे अभ्यास शुरू कर दिया। अब प्रैक्टिस करने की जरूरत ही कहाँ थी? अंक लगाकर सीधे लेवल बढ़ा सकता था, तो फिर मेहनत क्यों करूं? अगले पल मुझे महसूस हुआ कि मेरे खून और मांस की ताकत बदल रही है। जैसे ही मैंने विद्या चलाई, मेरे पीछे एक देवता की परछाई उभराई। उस पल मुझे ऐसी ताकत महसूस हुई जो पहले कभी नहीं हुई थी। विद्या रोकते ही वो परछाई गायब हो गई। और ये तो बस पहला स्तर था। इतनी ताकत, दूसरे स्तर तक पहुंचने के लिए पूरे 500 अंक चाहिए थे। यहीं से पता चलता है कि ये देव रक्षक विद्या छिंगियन ड्रैगन विद्या से कई दर्जे ऊंची है, क्योंकि उसे दूसरे स्तर तक जाने में सिर्फ 100 अंक लगते थे। मेरे पास अभी 650 अंक बचे थे। मैंने सीधे लगा दिए। देवरक्षक विद्या को 500 अंक लगाकर दूसरे स्तर पर पहुंचा दिया। अचानक वो देवता की परछाई फिर मेरे पीछे खड़ी हो गई, जैसे कोई मंत्र चल रहा हो। मेरी ताकत 1000 गुना बढ़ गई। देवरक्षक विद्या के दूसरे स्तर पर पहुंचते ही मुझे लगा मेरा शरीर पहले से 100 गुना ज्यादा मजबूत हो गया है। अगले पल मुझे महसूस हुआ कि कोई दीवार हिल रही है। मैं अगले बड़े मुकाम पर पहुंचने वाला था। मैं वहीं बैठ गया, दिल और दिमाग शांत करके पूरी एकाग्रता से उस मुकाम पर चढ़ाई शुरू की। 3 दिन बाद मुझे लगा मेरा पूरा शरीर बिल्कुल साफ, हल्का हो गया है। कुछ ऐसा महसूस हो रहा था जो बताया नहीं जा सकता। ये देव रक्षक विद्या वाकई उन 1000 अंकों के लायक थी। बिल्कुल निराश नहीं किया। विद्या का लेवल बढ़ने के बाद मैंने फिर अपनी वही बेफिक्र सुस्त जिंदगी शुरू कर दी। एक दिन गश्त लगाते वक्त अचानक नदी के ऊपरी हिस्से से एक तेज हवा का झोंका आया।
अगले ही पल मुझे ऊपर की धार से कुछ काला सा बहता हुआ नजर आया। ये देखकर मैं फटाफट नदी के बीचों बीच पहुंचा और जब साफ साफ देखा तो मैं चौंक गया। एक काला ताबूत पानी पर तैरता हुआ धार के साथ नीचे की तरफ बहा रहा था। मैंने पानी को काबू में किया, ताबूत भी वहीं रुक गया। पास जाकर मैंने ध्यान से देखा, कोई है क्या अंदर? ये बोलते ही मुझे लगा मैं थोड़ा पागल लग रहा हूँ, ये तो एक ताबूत है, अगर इससे जवाब आ जाए तो वो ही अजब बात होगी। पर अगले ही पल अंदर से लकड़ी पर ठक ठक की दो आवाजें आईं। इससे तो मेरी रूह कांप गई, अंदर कोई जिंदा आदमी है। मैं पास गया, खोलने की कोशिश की, पर चाहे कितना भी जोर लगाऊं वो जरा भी नहीं हिला। ये देखकर मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया, इतनी बड़ी ताकत होने पर भी एक ताबूत नहीं खोल पा रहा। मैंने सीधे अपनी विद्या चलाकर ताबूत पर हमला कर दिया। हमला जैसे ही ताबूत से टकराया, सारी ताकत बिखर गई और मेरे ही हाथ सुन्न हो गए। इतने तेज झटके से मैं भी हिल गया। काफी देर बाद मैंने सोचा, इस ताबूत से उलझना ठीक नहीं, कुछ तो अजीब बात है इसमें। यही सोचकर मैं उसे काबू में करते हुए उसे वापस ऊपर की धार की तरफ भेज दिया। जब तक वो नजरों से गायब नहीं हुआ, मैं संतुष्ट होकर सिर हिलाकर वहां से चला गया। उसी वक्त बहुत दूर अनजान काले सूरज लोक में कुछ न समझ में आने वाली ताकतवर परछाइयां आपस में बात कर रही थी। समय हो गया होगा ना? एक भारी बेसुरी आवाज खालीपन में गूंजी। काफी देर बाद दूसरी आवाज ने जवाब दिया, लगभग हो गया होगा। हो भी गया तो भी अब तक कोई बदलाव क्यों नहीं आया? एक और गहरी आवाज गूंज उठी। थोड़ा अजीब है, अगर वो वहां पहुंचकर कामयाब हो गया होता तो ये काला सूरज लोग अब भी ऐसा सुना वीरान नहीं होता। हम भी इस पुराने जगह में फंसे नहीं रहते। तुम्हारा क्या ख्याल है? खालीपन में एक बेढंगी काली परछाई एक इंसान की शक्ल में बदलकर ऊपर की तरफ देखने लगी। काफी देर बाद एक रौबदार आवाज आई, शायद नाकाम हो गया। ये सुनकर बाकी सब साफ चौंक गए। उस बूढ़ी परछाई ने काफी देर हिसाब लगाने के बाद एक ऐसी सच्चाई ढूंढ निकाली जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। शायद नाकामी नहीं, बल्कि उसने समय की धार पार ही नहीं की, उसे किसी ने जबरदस्ती वापस भेज दिया। ये बात सुनते ही बाकी तीन एक साथ सीधे खड़े हो गए। अगले ही पल खालीपन से एक काला ताबूत निकल आया। सब हैरानी से उस ताबूत को देखने लगे। सच में वापस भेज दिया गया? उनमें से एक काली परछाई चौंक कर बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? समय की धार भी पार नहीं हो पाई? बूढ़ी परछाई काफी देर देखते रहने के बाद आखिर एक नतीजे पर पहुंची, जरूर किसी ने रुकावट डाली है, बस मैं हिसाब नहीं लगा पा रहा कि वो इंसान अभी मौजूद है या भूतकाल में या भविष्य में। हर बार हिसाब लगाने पर उसे बस एक धुंधली सी परछाई नजर आती थी। आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो समय की धार में रुकावट डाल सकती है? वो खुद भले ही समय की धार में पीछे जाकर भूतकाल में पहुंच सकते थे, पर वो खुद कभी समय की धार पर असर नहीं डाल सकते। और तो और किसी चीज को धार से पकड़कर वापस भेजना तो उनकी समझ से बाहर था। आखिर ऐसी कौन सी हस्ती है जो ये कर सकती है? तुम तीनों मेरी मदद करो। बूढ़ी परछाई ने पूरी ताकत से हिसाब लगाने का फैसला किया। ये बात कहते ही बाकी तीनों काली परछाइयां उसी में समा गईं। सब मिलकर एक हो गए और एक डरावनी काली रोशनी फैल गई। वो शांत बैठ गया, हिसाब लगाने लगा। अचानक उसे लगा जैसे एक परछाई समय की धार पर खड़ी है, पर चाहे कितनी भी कोशिश करे उसे बस उसकी पीठ नजर आती, चेहरा कभी नहीं दिखता। सिर्फ 2 सेकंड में ही उसे लगा जैसे उसकी आत्मा टूटने लगी है। उसने हिम्मत नहीं की आगे बढ़ने की। बाकी तीन परछाइयों ने भी उसकी नजर से वही परछाई समय की धार पर खड़ी देखी। सबने हैरानी से सोचा, आखिर वो कैसी डरावनी हस्ती है? एक बार और कोशिश करो, मुझे यकीन नहीं आता कोई समय की धार पर असर डाल सके। तीनों फिर से एक राय होकर बूढ़ी परछाई में समा गए। अगले पल उस बूढ़ी परछाई ने धीरे से अपना दाहिना हाथ उठाया। भारी काली रोशनी ने उस काले ताबूत को घेर लिया। फिर ताबूत धीरे धीरे ऊपर उठने लगा और आखिर खालीपन में समा गया। ये सब करने के बाद बूढ़ी परछाई बेहद कमजोर हो गई। उसके बदन की काली रोशनी भी थोड़ी फीकी पड़ गई। उम्मीद है फिर कोई गड़बड़ ना हो। दूसरी तरफ मैं उस ताबूत को फिर से तैरते देखकर गुस्से में आ गया। अगर मैं अभी इस इलाके से बाहर ना जा सकता तो जरूर पीछे जाकर अच्छे से देखता आखिर माजरा क्या है। फिर मैंने पानी को काबू में करके ताबूत को वापस ऊपर की धार में भेज दिया। ताबूत भेजने के बाद, समय की धार में दाखिल होने के बाद चारों की हालत बहुत बिगड़ गई थी। सब आराम से अपनी ताकत वापस जमा करने में लगे थे। इस बार उन्होंने बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी। इस जगह पे पूरे 1000 साल से ज्यादा वक्त गुजार दिया था, बस इसी दिन के लिए। अगर इस बार भी नाकाम हुए तो पूरी तरह टूट जाते। इस बार नाकाम नहीं होंगे शायद। बूढ़ी परछाई कुछ नहीं बोली, बस खालीपन को घूरती रही। पता नहीं क्यों उसे एक अजीब सी अशुभ आशंका हो रही थी। असल में समय की धार से गुजरकर भूतकाल में जाना बस कुछ पलों की बात होनी चाहिए थी। अगर भूतकाल में समय की लाइन बदल गई होती तो काला सूरज लोग भी अपने आप वापस सही हालत में आ जाना चाहिए था। ताबूत के अंदर जो था वो भूतकाल के हिसाब से रुकावट नहीं डालता। समय की लाइन बदलना उनके लिए आसान होना चाहिए था। आखिर ये क्यों नहीं हो रहा? अगले ही पल वही काला ताबूत फिर वैसे ही वापस भेज दिया गया। चारों ने जब फिर वही ताबूत देखा तो खुद को संभाल नहीं पाए। फिर से वापस क्यों आ गया? तीनों परछाइयों का सब्र अब टूटने लगा था। इतने सालों की तैयारी और एक ही दिन में 2 बार नाकामी। इस बार की नाकामी का मतलब था कि ताबूत को फिर समय की धार में भेजने के लिए उन्हें फिर 1000 साल आराम करना होगा, क्योंकि किसी बाहरी चीज को समय की धार में भेजने के लिए उनकी मूल शक्ति खर्च होती है और उनकी बची हुई शक्ति अब तीसरी बार के लिए काफी नहीं थी।
सिर्फ 1000 साल में धीरे धीरे ये शक्ति वापस आ सकती थी। 1000 साल पल भर में गुजर गए, चारों फिर इकट्ठे हुए। इस बार उन्हें पूरा भरोसा था। 1000 साल, पूरे 1000 साल लग गए। उम्मीद है इस बार नाकामी ना हो, वरना मेरा दिल सच में टूट जाएगा। नहीं होगी नाकामी। 1000 साल गुजर गए हैं, शायद वो इंसान अब वहां से जा चुका होगा। बूढ़ी परछाई ने फिर बाकी 3 की मूल शक्ति इकट्ठी करके ताबूत को फिर समय की धार में भेज दिया। उसी वक्त नदी किनारे मैं किनारे की घास साफ कर रहा था। सिर उठाकर देखा तो वही काला ताबूत फिर ऊपर की धार से बहता आ रहा था। मैं वहीं हैरान खड़ा रह गया। ये क्या चीज़ है, फिर आ गई? अभी तो सिर्फ 10 दिन हुए हैं, घर में फिर कोई मर गया क्या? इस वक्त मेरे मन में अनजानी सी गुस्सा भर आया। फिर मैं नदी के बीच पहुंचा, एक कलम निकालकर ताबूत के ऊपर एक लाइन लिख दी। हिम्मत है तो फिर कोशिश करके देख। लिखने के बाद मैंने पानी को उल्टा बहाकर ताबूत को फिर ऊपर की धार में भेज दिया। ये सब करने के बाद मैं किनारे लौट आया, फिर से नदी की सफाई में लग गया। काले सूरज लोग के चारों खालीपन को देखकर बेहद बेचैन थे। 1000 साल का वक्त उनके लिए ना ज्यादा था ना कम, पर फिर भी पूरे 1000 साल थे। इस बार अगर फिर नाकाम हुए तो सच में अपनी जिंदगी पर शक करने लगेंगे। भाई क्या हाल है, तुम्हें पता है क्या वो कामयाब हुआ या नहीं? समय की धार पार करके भूतकाल पहुंचा या नहीं? उनमें से एक काली परछाई ने बेचैनी से पूछा। पता नहीं, बूढ़ी परछाई खालीपन को घूर रही थी। उसके पास अब और शक्ति नहीं थी हिसाब लगाने की, बस इंतजार करना बाकी था। अगले पल खालीपन का इलाका मुड़ने लगा, चारों के दिल धड़कने लगे। अचानक एक काला ताबूत फिर खालीपन से निकलकर चारों के सामने आ गया। ताबूत का दिखना मतलब था फिर नाकामी। क्यों? उनमें से एक परछाई गुस्से से चिल्लाई। इस जोरदार दवा से पूरा काला सूरज लोक हिल गया। बूढ़ी परछाई ताबूत के पास गई और देखा तो ताबूत पर एक लाइन लिखी थी। समय की धूल से थोड़ी मिट चुकी थी, फिर भी साफ पढ़ी जा सकती थी। हिम्मत है तो फिर कोशिश करके देख। ये छोटी सी लाइन पढ़ते ही चौथी परछाई वहीं जम गई। गुस्से की जगह एक तेज डर ने ले ली। पता नहीं क्यों, उस पल उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई आंखें उन्हें घूर रही हैं। उनके सिर सुन्न हो गए। बड़े भाई अब क्या करें? बाकी 3 अपने मुखिया की तरफ देखने लगे। इस पल वो भी उलझन में थे, समझ नहीं आ रहा था आगे क्या करें। बूढ़ी परछाई ने काफी देर सोचा और मन में एक बड़ा फैसला लिया। अब तो बस यही रास्ता बचा है, हमें मुख्य रणक्षेत्र से संपर्क करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है। चौथी परछाई ने हिसाब लगाना शुरू किया, अपनी सूचना दूत के मुख्य रणक्षेत्र तक भेजने के लिए। काले सूरज लोग के 50 साल फटाफट गुजर गए। एक इरादा खालीपन में उभर आया। चौथी परछाई जब उस इरादे को महसूस किया तो खुशी से उछल पड़ी। आखिर कामयाबी मिली। फिर चौथी परछाई इंसान की शक्ल में बदलकर उस अधूरे साये जैसे इरादे के सामने एक घुटना टेक कर एक खास सलाम किया। मालिक को सलाम। खालीपन में फैला वो इरादा सुनहरी रोशनी छोड़ने लगा और उसकी आवाज चौथी परछाई के दिमाग में पहुंची। तुम चारों मेरे इस इरादे को पूरी तरह अपने भीतर संभालो। जितनी जल्दी हो सके अपना असली शरीर वापस पाओ और उस काले ताबूत को खुद ले जाकर 5000 साल पहले के हुआई नान लोक में पहुंचाओ। वक्त बहुत कम है। हम सब जितनी जल्दी हो सके खुद को संभाल कर, खुद समय की धार पार करके 5000 साल पहले पहुंचकर मालिक की मदद करेंगे। बूढ़ी परछाई नान नान दाव। पर अगर फिर उसी हस्ती से सामना हो गया जो बार बार हमें रोकती है? बाकी 3 को चिंतित हुए। इतना सोचने की जरूरत नहीं, ये काम हमें पूरा करना ही है। मैं भी देखना चाहता हूँ आखिर कौन है जो समय की धार पर रुकावट डालता है। अब मालिक का साथ है, हमें डरने की जरूरत नहीं। बूढ़ी परछाई का पहला डर अब गायब हो गया था। मैं तब आराम से लेटा था। अचानक एक तेज छींक आई। फिर कौन मुझे याद कर रहा है? उसी वक्त मुझे एक अजीब सी मन की झलक महसूस हुई। छोटी कछुई 1-2 महीने से गायब थी, आखिर वापस आ गई। फिर मैं उस झलक को पकड़कर नदी किनारे की तरफ भागा। किनारे पहुंचते ही देखा छोटी कछुई बेहोशी की हालत में पड़ी थी। ध्यान से देखा तो उसकी पूंछ में एक काली हरी घास लिपटी थी। घास के सिरे पर कुछ और भी बंधा हुआ लग रहा था। इस वक्त छोटी कछुई के बदन में जगह जगह घाव थे और एक डरावना जख्म सिर से पूंछ तक फैला था। 100 अंक लगाकर इलाज करना है। मैं थोड़ा हैरान हुआ। पहले भी इसे बड़ा जख्म लगा था, फिर भी कुछ अंकों में काम बन गया था। इस बार 100 अंक चाहिए थे। फिर भी मैंने जरा देर नहीं की। अगले पल छोटी कछुई के सारे जख्म भर गए। उसकी सांस भी तेजी से सही होने लगी। उसे ठीक देखकर मुझे राहत मिली। ये छोटा जीव मेरा पहला पालतू है, मेरा किस्मत वाला साथी भी। अगर 1000 अंक भी लगते तो मैं जरा भी ना रुकता। ठीक होने के बाद छोटी कछुई ने फिर मन की झलक भेजी। मैंने उसकी पूंछ पर लिपटी घास की तरफ देखा। क्या यह है तुम्हारा खजाना? मैंने वो घास उतारी और पास से देखा तो चौंक गया। ये तो एक हड्डी है। यही है तुम्हारा खजाना? तो मेरे लिए एक मरा हुआ ढांचा ले आए। जब मैं इसे बेकार समझकर नदी में फेंकने वाला था तभी देखा वो ढांचा हल्की सुनहरी रोशनी छोड़ रहा है। शायद ये सच में कोई खजाना है। मैंने उस ढांचे को किनारे खींचा, फिर नीचे बैठकर ध्यान से देखने लगा। पर जैसे ही उंगली से छुआ, हाथ झट से पीछे खींच लिया। कितनी तेज गर्मी है। मेरा शरीर तो पहले से इतना मजबूत हो गया था, फिर भी उंगली पर छाला पड़ गया। ये कैसे हो सकता है? इतनी देर पानी में पड़ी इस हड्डी में अब भी इतनी गर्मी क्यों है? क्या यह ढांचा किसी ताकतवर साधक का है? मैं सोच ही रहा था कि अचानक गिरकर उस ढांचे के ऊपर जा पड़ा। उसी पल वो ढांचा किसी गोंद की तरह मेरी त्वचा से चिपक गया और सबसे डरावनी बात, वो हड्डी मेरे शरीर में समाने लगी। मैं डर के मारे आधा मर गया। ये हड्डी जैसे जीवित हो गई हो। क्या ये मुझ पर कब्जा करने वाली है? मैंने तुरंत विद्या चलाकर इसे रोकने की कोशिश की, पर कुछ काम ना आया।
बस 3 सांसों में सारी हड्डियां पूरी तरह मेरे शरीर में समा गई। इस पल मेरे शरीर की हर हड्डी सुनहरी हो गई और मेरी ताकत भी फिर एक बार उछाल मारने लगी। दक्षिण के बीच के दौर से सीधे आखिरी दौर तक एक साथ 2 मुकाम पार कर लिए। पर सबसे ज्यादा फर्क मेरी ताकत में नहीं, बल्कि मेरे शरीर की मजबूती में आया। मेरे खून और ताकत का बल एक झटके में 100 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया। और जैसे जैसे शरीर मजबूत होता गया, लीची ये से मिला, वो दिल भी मेरे शरीर से थोड़ा और ज्यादा जुड़ने लगा। इस पल मुझे अपना शरीर बेहद हल्का महसूस हुआ। एक अजीब सा, न समझ में आने वाला सुकून था। आखिर में मेरी ताकत द छन के आखिरी मुकाम पर रुक गई। अब बस एक कदम बाकी था देवता बनने के मुकाम तक पहुंचने के लिए। मजा आ गया। मन बहुत खुश था। मैं नदी किनारे आया, छोटी कछुई को बुलाया, सोचा एक बड़ा इनाम दूं। 100 अंक लगाकर खिलाना है, बोलो ना। मेरे छोटे जीव को अच्छे से लाड़ दूं। जैसे ही अंक उस जीव पर लगे, वो ना सिर्फ बिल्कुल सही हालत में आ गया, बल्कि अचानक 1 मीटर लंबा हो गया। ये देखकर मैं थोड़ा हैरान हुआ। लगता है मेरे अंक सिर्फ जख्मी नहीं भरते, बल्कि इन जीवों को बड़ा भी कर देते हैं। बढ़िया बढ़िया, अब तो 1 मीटर का हो गया, अब तो ये एक बड़ी मछली बन गया है। अब तुम इतने बड़े हो गए हो, अब बड़ी मछलियां और केकड़े तुम्हें इतनी आसानी से तंग नहीं कर पाएंगे। छोटा जीव बहुत खुश होकर इधर उधर तैरने लगा, पूंछ से पानी पर थप थप मारता रहा। एक दिन मैंने नदी किनारे की बेलों से एक आसान सा जाल बनाया मछली पकड़ने के लिए, क्योंकि छोटी कछुई जो भी खजाने लाई थी, उससे मुझे पता चल गया था कि इस नदी में कई अच्छी चीजें छिपी हैं। मैंने कुछ जगहों पर जाल लगाए और गुनगुनाते हुए नदी देखने निकल पड़ा। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर मैं उस इलाके में पहुंचा देखने कि आज कुछ बड़ा हाथ लगा या नहीं। पहले जाल में बस रेत और छोटी झींगियां थीं। दूसरा जाल उठाया तो उसमें कुछ भी नहीं था, बस आखिरी जाल बचा था। मैंने थोड़ा घबरा कर उठाया, पर फिर वही सब कुछ। क्या फिर ये खाली हाथ रहना पड़ेगा? पर तभी मैंने देखा, कीचड़ में एक गड्ढा है, उसके अंदर कुछ है। मैंने उठाकर किनारे लाया, कीचड़ हटाई, तो एक गोल चपटी चीज निकली, ऑक्टोपस जैसी एक नरम जीव, गोल होकर सिमटी हुई। ध्यान से देखा तो पता चला ये एक बैगनी लाल रंग का कॉम्बो है। ये एक ऐसी मछली है जो ठंडे समुद्र की रेत में रहती है। रेत में दबी रहती है, दिन में छिपी रहती है, रात में निकलकर खाना ढूंढती है। पता नहीं क्यों मुझे ये जीव बहुत पसंद आया, तो मैंने इसके साथ बंधन बना लिया। सोचते ही इस जीव से मेरा एक मन का जोड़ बन गया। पल भर पहले जो डरा हुआ था, अच्छा खजाना मिले तो मेरे लिए ले आना, कॉन्गो कुछ पल रुका, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो, फिर धीरे धीरे नदी की तह में डूब गया। आज भले कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली, पर एक नया जीव साथी मिल गया, ये भी कोई कम बात नहीं। मैंने फिर से जाल पानी में दबा दिए। इस नदी में बहुत खजाने हैं, मुझे इनका फायदा तो उठाना ही है। एक दिन मैं किनारे की टूटी जगह ठीक कर रहा था, तभी मुझे मन की झलक महसूस हुई। फटाफट नीचे की धार की तरफ गया। किनारे पहुंचा तो देखा कॉन्गो पानी की सतह पर बस ऐसे ही तैर रहा है। आ गया तुम। कॉन्गो पलटा तो उसके मुंह में एक हरा सा पौधे का पौधा दबा हुआ था। यह है मेरे लिए मिलने का तोहफा। मैंने वो हरा पौधा हाथ में लिया, ऊपर नीचे देखा, क्या कोई पौधा नदी में भी उगता है? मैंने नाक के पास लेकर सूंघा, एक अजीब खास सी खुशबू आई। ये खुशबू नाक में भरते ही दिल बेचैन हो गया। बढ़िया खजाना है, मैंने यही सोचकर वो पौधा अपने सामने रखा। पहले के तजुर्बे से मैंने सीधे उसे निगल लिया, फिर जमीन पर बैठकर ध्यान लगाने लगा। पर अगले ही पल मेरा चेहरा लाल होकर फूल गया। चाहे जितनी भी विद्या चलाऊं, ये हजम ही नहीं हो रहा था, और पौधा जैसे अंदर ही बढ़ने लगा हो। इससे मुझे उल्टी जैसा महसूस हुआ। मैंने सीधे उसे थूक दिया, पर अगले ही पल जैसे ही वो जमीन पर गिरा, उसमें जड़ें निकलने लगीं और पल भर में वो एक बड़ा बेल का पेड़ बन गया। ये पेड़ जैसे कोई जीवित समझदार चीज हो, उसकी एक टहनी मेरे सामने झुकाई। फिर वो टहनी खुद टूटकर मेरे हाथ में आ गई। मैंने वो टहनी कस के पकड़ी। पता चला उसमें बेहद जोरदार ऊर्जा छिपी है। बिना कोई विद्या चलाए सामने की एक बड़ी चट्टान पर हल्का सा वार किया, और वो मजबूत चट्टान पल भर में चूर चूर होकर धूल बन गई। मैं हाथ में पकड़ी इस टहनी को देखकर बहुत खुश हुआ। अचानक उस पेड़ से एक और टहनी झुककर मेरे सामने आई, और उस पर कुछ उगा हुआ था। ये क्या चीज है? मैं उस टहनी पर लगे फल को देखकर सोच में पड़ गया। अगले ही पल वो फल खुद टूटकर मेरे हाथ में आ गिरा, और मुझे उससे एक साफ जोरदार ऊर्जा महसूस हुई। मैंने जोर से एक बाइट लिया। अगले पल एक गहरी खुशबू नाक में भर गई। फिर वो फल का गूदा एक साफ ताकत बनकर गले से होते हुए पूरे शरीर में फैल गया। ये अजीब बदलाव महसूस करते ही मैं पल भर में बाकी फल भी खा लिया। फिर जमीन पर बैठकर ध्यान लगाया, अपनी शक्ति से उस तेज बहती ताकत को अपने शरीर के अंदर सही ढंग से बैठाने लगा। अचानक मेरी आंखें खुल गईं, आंखों में हल्की चमक उभर आई। मेरे मन की ताकत खुद बेकाबू होकर फैलने लगी। बस कुछ ही घंटों में मेरी शक्ति आधे कदम देवता मुकाम तक पहुंच गई। एक और मिल सकता है क्या? मैंने उस बेल के पेड़ से पूछा। जरूर इस पेड़ में कोई समझ है, वरना ये सब काम क्यों करता? पेड़ की टहनियां हिली, जैसे कह रहा हो अब नहीं बचा। एक और पेड़ मिल गया, अब इसके फल का तालाब भी होगा, दोपहर में आराम से सो सकूंगा और इसके नीचे शक्ल भी निखार सकूंगा। उसी वक्त किसी और देवलोक में, हान त्यान सुन के सामने, छिंग युआन महल में, कई ताकतवर बड़े साधक तख्त पर बैठे रौबदार आदमी के सामने झुककर सलाम कर रहे थे। तख्त पर बैठा वो आदमी बस वहीं बैठा था, और नीचे मौजूद सब उसकी नज़र से नज़र मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। उठो। उस रौबदार आदमी की बात पूरी होते ही वो सब बड़े साधक धीरे धीरे उठे।
तुम्हारी भावना मैं समझ गया हूँ। अब देवलोक की हालत स्थिर हो गई है। मैं तुम्हारी असली जमीन तुम्हें वापस दे दूंगा। ये सुनकर वहां मौजूद सारे बड़े साधक एक दूसरे को देखने लगे। यकीन करना मुश्किल हो रहा था। हान त्यान सुन ने पूरे देवलोक को एक करके इकलौते देवता का दर्जा पाया था। दुनिया उन्हें चुन कहकर बुलाती थी। ये 12 लोग पहले देवलोक के सबसे बड़े सरदार थे, एक से बड़े दो नहीं थे। बाद में हान त्यान तुजुन ने तुजुन का दर्जा पाया और अपनी जान बचाने के लिए इन्होंने भी झुकना मान लिया। इस महीने ये 12 लोग खास तौर पर हान त्यान तुजुन का जन्मदिन मनाने आए थे। पर उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि हान तियान तुजुन ऐसी बात कहेंगे। हम पहले से ही आपके वफादार हैं। अब तो 1000 साल भी हो गए। हमारे मन में कोई दोगलापन नहीं। कृपया अपना फैसला वापस लें। ये कहकर सब 12 फिर डर के मारे झुक गए। ये देखकर हान पाओ पाओ हल्का सा मुस्कुराया। तुम लोग गलत समझ रहे हो। मैं किसी की जांच नहीं कर रहा। मैं कुछ समय में देवलोक छोड़कर जा रहा हूँ। तुम लोग 1000 साल मेरे साथ रहे। तुम्हारे बच्चे ज्यादातर मेरे ही चेले। देवलोक तुम्हें सौंप कर मुझे पूरा भरोसा है। ये सुनकर 12 लोगों ने सिर उठाया, चेहरे पर हैरानी। फिर कुछ समझ आया, क्या देव स्वामी ऊपर के लोग जाने वाले हैं? उन्हें अच्छे से पता था कि देव स्वामी इस लोक के सबसे ऊंचे मुकाम तक पहुंच चुके थे। 1000 साल पहले ही वो देवलोक में बेमिसाल होकर परीक्षा मुकाम तक पहुंच गए थे। शायद असल में हान पाओ पाओ खुद को भी यकीन नहीं था कि वो कामयाब हो पाएंगे या नहीं। परीक्षा मुकाम तक पहुंचकर भी उन्होंने वो आखिरी कदम बढ़ाने की हिम्मत नहीं की थी। 1000 साल इंतजार के बाद आखिर उन्हें लगा, अब वो उस सबसे ऊंचे रास्ते की तलाश में कदम बढ़ा सकते हैं। बधाई हो देव स्वामी, ऊपर के लोक में पहुंच रहे हो। 12 लोगों ने दिल से बधाई दी। ये सुनकर हान पाओ पाओ बस मुस्कुराए। उन्हें याद आया, इस दुनिया में आने से पहले एक नदी पर उनकी मुलाकात एक रहस्यमयी आदमी से हुई थी। उस आदमी के साथ उन्होंने एक करार किया था। इतना वक्त गुजर गया कि उन्हें उस आदमी का चेहरा भी ठीक से याद नहीं था। पर यह बात साफ याद थी कि उन्हें 10 खजाने उस आदमी को देने हैं। पर इतने समय में वो आदमी कभी नजर नहीं आया। उन्हें तो शक होने लगा था कि क्या वो बस एक सपना था। उन्होंने सामने मौजूद 12 लोगों को गंभीरता से देखा और कहा, अब जो बात मैं कहने वाला हूं इसे दिल से याद रखना। देव स्वामी कहिए। 12 लोगों ने पहली बार देव स्वामी को इतना गंभीर देखा था। असल में हान पाओ पाओ को भी समझ नहीं आ रहा था, ये बात कहूं या ना कहूं। पर अपने जाने के बाद देवलोक की शांति के लिए उन्होंने आखिर ये बात बता देने का फैसला किया। मेरा एक मुखिया है, मुझे डर है कि मेरे ऊपर जाने के बाद वो देवलोक आकर मुसीबत खड़ी कर सकता है। ये सुनकर सब 12 एक दूसरे को देखने लगे। सबकी आंखों में हैरानी थी, क्योंकि उन्होंने देव स्वामी की आवाज में हल्की सी चिंता सुनी थी। मतलब वो मुखिया वाकई बहुत ताकतवर है। देव स्वामी, वो मुखिया कौन है? क्या उनकी ताकत आपसे भी ज्यादा है? ताकत में वो मुझसे आगे ही होंगे। पर तुम लोग डरो मत, मैंने बस उनकी कुछ चीजें उधार ली थीं। जब वापस कर दूंगा तो वो किसी पर गुस्सा नहीं करेंगे। उन्होंने एक धुंधली तस्वीर सबके सामने पकड़ाई। सब पास आकर उस तस्वीर के नक्श और निगार पर नजरें गाड़ कर देखने लगे। अगर कभी वो यहाँ आए तो उन्हें बताना कि मैं ऊपर के लोग जा चुका हूँ, इस दुनिया में नहीं हूँ। जो चीजें उधार ली थीं वो मैंने देवलोक में ही किसी जगह रख दी हैं। उम्मीद है वो नाराज नहीं होंगे। 12 लोगों ने सावधानी से वो तस्वीर रख ली और गंभीरता से सिर हिलाया। अगली 100 साल मैं ध्यान में बैठकर परीक्षा पार करूंगा। देवलोक का इंतजाम तुम्हारे हाथ में है। हम देव स्वामी का भरोसा कभी नहीं तोड़ेंगे। देव स्वामी बेफिक्र होकर ध्यान करें। दूसरी तरफ मैं बेल के पेड़ के सहारे आराम कर रहा था। सपने में अचानक कुछ महसूस हुआ। फटाफट उठकर नदी किनारे की तरफ चला। थोड़ी देर में देखा, छोटी कछुई और कोंगो किनारे के पानी में आपस में लड़ रहे थे। ठंडे पानी के जीव बड़े गुस्से में लड़ रहे थे। बंद करो लड़ना, मैं गरज कर बोला। ये दोनों जीव तभी समझे कि मालिक आ गया है। दोनों डर कर मेरी तरफ बेकसूरी से देखने लगे। क्यों लड़ रहे हो? तुम दोनों मेरे प्यारे साथी हो। मैं तो सोच रहा था एक दिन तुम दोनों को मिलवा दूंगा, ये तो अच्छा हुआ। अब मिलवाने की जरूरत नहीं, अब तो लड़कर ही दोस्ती हो गई। मैंने दोनों को समझाया। दोनों जीव चुपचाप सुनते रहे। जब उन्हें पता चला कि दोनों का मालिक एक ही है तो उनका गुस्सा भी गायब हो गया। फिर दोनों ने हाथ मिलाकर सुलह कर ली, अपनी गलती मानी। दोनों को दोस्त बनते देखकर मुझे संतोष हुआ। यही सही बात है। आखिर सब अपने ही हो। लड़कर खून खराबा करने की क्या जरूरत? आगे से तुम दोनों एक दूसरे का साथ देना, समझे? ये सुनकर दोनों जीवों ने सिर हिलाया। इस वक्त किसी और बड़े लोक के अराजक समुद्र में कई साधक डर के मारे देख रहे थे कि वो समुद्र दो सबसे बड़ी पवित्र आत्माओं के हाथों टूटने वाला है। वो मौके की तलाश में इस अराजक समुद्र में आए थे। पर अचानक दो ताकतवर जीव ऊपर आसमान में लड़ने लगे। काले धुएं की वजह से उन्हें साफ नहीं दिख रहा था कि ये दोनों ताकतवर हस्तियां कैसी हैं। बस डरावने बदन की हल्की झलक दिख रही थी। कहते हैं ना, बड़ों की लड़ाई में छोटों की जान जाती है। इस अराजक समुद्र की सीमा कम से कम 1 साल बाद ही फिर खुलेगी। वो यहां से निकल नहीं सकते थे। उन दोनों डरावने जीवों की लड़ाई से ये छोटी दुनिया पहले से ही टूट फूट चुकी थी। अब टूटने के बिल्कुल किनारे पर पहुंच गई थी। इतने ऊंचे मुकाम की लड़ाई को रोकना उनके हाथ में नहीं था। महारानी, अगर ये जगह टूट गई तो मैं अपनी जान देकर आपके लिए एक रास्ता निकालूंगा। इस वक्त एक अधेड़ आदमी सामने खड़ी एक औरत के सामने एक घुटना टेक कर बोला। वो औरत समुद्र की सतह पर खड़ी थी। बेहद हसीन चेहरे के नीचे एक ऐसी आंखें थीं जिनमें कोई जज्बात साफ नहीं दिखता। तुम्हें लगता है तुम्हारे पास इतनी ताकत है? ये सुनकर वो अधेड़ आदमी और नीचे झुक गया। मुझसे गलती हुई, बड़ी बात कह दी। हर इंसान मरने के वक्त अपना सबसे सच्चा डर दिखा ही देता है। तुम्हारे दिल में साफ डर है? अगर डर है तो थोड़ा पीछे हट जाओ।
औरत के हाथ में एक लंबी तलवार आ गई। ऊपर खालीपन में चमकती सफेद रोशनी वाले काले धुएं को देखकर उसकी नजरें और तेज हो गई। मरना ही है तो लड़कर मरना बेहतर है। औरत का जोश देखकर वो अधेड़ आदमी घबरा गया, आवाज कांपने लगी। महारानी, आप मर नहीं सकती। अगर आप चली गई तो मैं मर भी गई तो क्या फर्क पड़ता है, हर किसी को मरना है, मेरा बस वक्त थोड़ा पहले आ गया। औरत ने उसकी बात काट दी। उसे खुद पता था कि वह इन दोनों जीवों को रोक नहीं सकती। अगर वो खुद लड़ाई में कूद भी जाए तो पल भर में खत्म हो जाएगी। पर वो ऐसे ही बैठकर दुनिया का टूटना भी नहीं देख सकती थी। जैसे ही वो लड़ाई में कूद कर मरने को तैयार हुई, तभी एक खालीपन से एक बड़ा हाथ निकलकर इस दुनिया का खालीपन तोड़ डाला। इस पल सबने सिर उठाकर उस बड़े हाथ को देखा। जो दुनिया टूटने के किनारे थी वो अचानक शांत हो गई। उस बड़े हाथ ने खालीपन तोड़कर काले धुएं में लड़ रहे दोनों जीवों पर हल्का सा हाथ मारा। बस इतना हल्का सा हाथ, और वो दोनों डरावने जीव लड़ाई बंद करके रुक गए। सब डर के मारे उस बड़े हाथ को देखते रहे, सांस लेना भी भूल गए। उन्होंने कभी ऐसा डरावना अजीब नज़ारा नहीं देखा था। नदी किनारे मैं हाथ कमर पर रखकर हैरानी से बोला, अच्छा, तो तुम दोनों को एक ही खजाना मिल गया था, इसीलिए लड़ रहे थे? सब अपने ही हो, क्यों लड़ते हो? अब मिल गए हो तो आगे अच्छे से रहना। उनकी मन की झलक से मुझे पूरी बात समझ आ गई कि वो दोनों क्यों लड़े। कौन सा खजाना है जिसके लिए तुम दोनों खून खराबा कर रहे थे? जल्दी दिखाओ मुझे। दोनों जीव एक दूसरे को टालते हुए मिलकर एक बैगनी सफेद, रात में चमकने वाली मोती जैसी गोल चीज पानी की सतह पर ले आए। उन दोनों की आपस की होड़ महसूस करके मैं हल्का सा मुस्कुराया। ठीक है, ठीक है, ये खजाना तुम दोनों ने मिलकर ढूंढा है, दोनों का बराबर हक है। ये सुनकर दोनों जीवों ने होड़ करना बंद कर दिया। मैंने वो बैगनी सफेद रात की मोती उठाकर हाथ में पकड़ी। ध्यान से देखा। ये मोती लगभग मुट्ठी जितनी बड़ी थी। बाहर से सफेद साफ, पर अंदर बैगनी काले रंग का बहता हुआ तरल था। इसके अंदर एक बेहद जोरदार ऊर्जा बंद थी, ये साफ महसूस हो रहा था। विदा चलाते ही हथेली से एक तेज खिंचाव निकलकर उस मोती की तरफ बढ़ा। अगले ही पल मोती से एक हल्की खून जैसी ताकत खींचकर हथेली से होते हुए मेरे पूरे शरीर में फैल गई। यह हल्की ताकत शरीर में समाते ही मेरी आंखें सिकुड़ गईं। मुझे लगा मेरा खून बल पागलों की तरह उछल रहा है। पल भर में 2 गुने से भी ज्यादा हो गया। इतना ही नहीं, मुझे साफ महसूस हुआ कि जो दीवार मुझे रोक रही थी वो हिल रही है। कुछ बार और इस्तेमाल करूं तो शायद मैं पूरी तरह देवता मुकाम पर पहुंच जाऊं। ये मोती शायद कोई साधना में मदद करने वाला खजाना है। मैंने मोती को रख लिया और सोचा अब अपने 2 प्यारे साथियों को अच्छा इनाम दूं। ये सुनकर कोंग ओ और छोटी कछुई के चेहरे पर उम्मीद की चमक आ गई। दोनों को जख्मों से भरा देखकर मैंने पहले 10 अंक लगाकर उनके जख्म ठीक किए। अगले ही पल उनके सारे जख्म भर गए, सांस भी पहले जैसी सही हो गई। कॉन्ग ओ की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे यकीन नहीं हुआ कि मालिक ने इतनी आसानी से, इतनी तेजी से उसके इतने बड़े जख्म ठीक कर दिए। कोंगो को इतना हैरान देखकर छोटी कछुई ने हल्की सी हंसी उड़ाई। मैंने कहा था ना, मालिक के पास बड़ी ताकत है। अब समझ आया? दोनों के जख्म ठीक करने के बाद मैंने सोचा कुछ अंक लगाकर इन्हें और बड़ा कर दूं। छोटी कछुई पहले 50 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक बढ़ चुकी थी, जबकि कोंग ओ सिर्फ 40 सेंटीमीटर का था। छोटी कछुई के सामने वो बहुत छोटा लगता था। तभी सिस्टम की आवाज़ आई, 100 अंक लगाकर जी, या शो को खिलाना है। मैं थोड़ा चौंका। जी आओ। शो मतलब कोंगो? इस दुनिया में छोटी कछुई को वो न्यू लॉन्ग कहते हैं और कोंग ओ को जी याओ शो कहते हैं। नाम तो डरावने हैं, पर देखने में दोनों मीठे भोले हैं। खिलाने के बाद कोंग ओ का बदन और बड़ा होकर 80 सेंटीमीटर तक पहुंच गया और पूंछ पर बारीक चमकदार छिलके भी उभर आए। अपने में आया बदलाव महसूस करके कोंग ओ बहुत खुश होकर पलटा, पेट पानी की सतह की तरफ करके बबल छोड़ने लगा। यही इनके झुंड का इज्जत और शुक्रिया जताने का खास तरीका है। तभी सिस्टम फिर बोला, 100 अंक लगाकर वो न्यू लॉन्ग को खिलाना है। मैंने सीधे हाँ बोल दिया। अगले ही पल छोटी कछुई का बदन 10 सेंटीमीटर और बढ़ गया। उसके छिलके हल्के सुनहरे रंग के हो गए। बाकी कुछ खास बदलाव नहीं हुआ। अपने में बदलाव महसूस करके छोटी कछुई मेरे पैरों के गिर्द चक्कर काटने लगी, और तो और मेरे पैर पर एक चुम्मी भी दे दी। ये देखकर मुझे हल्की सी घिन भी आई। सच में कितना चिपकू जीव है। ठीक है, जाओ खेलो, कोई खजाना मिले तो लेकर आना। तुम दोनों भाई बहन एक दूसरे की मदद करना। अगर मुझे पता चला तुम चुपके से लड़ रहे हो तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। और हाँ, इस नदी में बहुत बड़े बड़े जीव हैं। तुम लोग अभी छोटे हो, जरा सावधान रहना, क्योंकि बस कुछ दिन पहले मैंने नदी के बीच में एक 3 मीटर लंबी बड़ी मछली को पानी से बाहर कूदते देखा था। मैं फटाफट उसके पीछे गया, पर वो फौरन गायब हो गई। ये बात मुझे काफी देर तक खटकती रही। वो मछली देखने में जरूर कोई खास कीमती मछली लग रही थी।